तो दोस्तों इमेजिन करो कि आप अपनी पूरी लाइफ को यहाँ पे भूल चुके हो सिर्फ अपने बीवी और बच्चे को पालने के लिए। तुम ऑफिस जाते हो तो वहाँ पे अपने बॉस की सुनते हो, तुमसे तुम्हारे जूनियर यहाँ पे अकड़ करके बात करते हैं। लेकिन एक चीज है जिसके वजह से तुम अपनी जिंदगी यहाँ पे धीरे धीरे काट रहे हो, एंड वो है तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बच्ची। लेकिन क्या हो जब तुम एक दिन काम से किसी अनजान शहर के अंदर जाते हो एंड वहाँ पर तुम्हारी बीवी अपने आशिक के साथ बैठ करके वहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रही होती है, जिसके बाद तुम्हें वहाँ पे रिसेंटली पता चले कि वो जो लड़की जिसे तुम इतने सालों से पालते चले आ रहे हो वो भी तुम्हारी असलियत में बेटी नहीं है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कुछ ऐसा ही बुरा इंसिडेंट यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के साथ होता है। अगर इस वीडियो के अंदर 500 लाइक और 50 कमेंट आते हैं तो इसका दूसरा पार्ट बहुत ही जल्दी में आएगा। लियाम एक थका हारा बोरिंग ऑफिस वर्कर है जिसको कि अच्छे से नींद लिए हुए लगभग यहाँ पे 10 साल हो चुके हैं। उसकी लाइफ काम के स्ट्रेस से इतनी ज्यादा भर चुकी है कि लगता है कि जैसे कि वो किसी टॉक्सिक रियलिटी शो का कोई बेकार सा कैरेक्टर हो। लेकिन एक चीज है जो कि उसकी बोरिंग सी लाइफ को अभी तक यहाँ पे सुधारे हुए है, उसकी प्यारी सी वाइफ मीका एंड उसकी छोटी सी बेटी कानामी। जब भी लियाम अपने घर में वापस लौटता है तो हमेशा मीका उसका इंतजार करती रहती है और हमारा हीरो तुरंत ही वहाँ पे अपनी बेटी कानामी के बारे में पूछता है। मीका उसको बताती है कि कानामी तो यहाँ पे सो चुकी है, पर डियर आज वो पूरे दिन एक ही चीज की वहाँ पे रट लगाए हुए थी, मुझे डॉग चाहिए, चाहे जैसे भी ला के दो, मुझे यहाँ पे एक डॉग चाहिए। उसने अपने फ्रेंड के घर में यहाँ पे एक शीबा डॉग देखा था और तब से बस वही डॉग उसके दिमाग के ऊपर वहाँ पे चढ़ चुका है। लियाम थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी बेकार चल रही है। लेकिन जब वो अपनी सोती हुई बेटी का वहाँ पे चेहरा देखता ही है, अगर एक डॉग खरीद लेने से उसकी बेटी वहाँ पे खुश हो जाएगी तो क्या ही है भाई, 4-5 घंटे और काम कर लिया करूंगा मैं यहाँ पे रोज। अगली सुबह वो तुरंत ही कानामी को ले जाता है एक पेट शॉप पर और कानामी का खुशी से चमकता हुआ चेहरा देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। मीका थोड़ी सी शॉक्ड होती है क्योंकि लियाम इतनी आसानी से कैसे यहाँ पे मान गया, बिकॉज उसके ऊपर तो ऑलरेडी यहाँ पे काम का प्रेशर बहुत है। लेकिन दोस्तों लियाम के लिए तो यहाँ पे अपनी फैमिली की खुशी सबसे ऊपर है। उसका यही मानना है जब तक उसकी वाइफ और बेटी वहाँ पे खुश है वो बड़ी सी बड़ी बाधाओं को यहाँ पे पार कर देगा। पर वो नीच बॉस अगले दिन हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने एक रिपोर्ट टाइम पर उसे सेंड नहीं की। लेकिन दोस्तों इसमें हमारे लियाम की गलती नहीं होती, वो उसे तुरंत ही याद दिलाता है, बॉस मैंने तो आपको यहाँ पे फाइल सेंड कर दी थी लेकिन आप तो किसी लड़की के साथ वहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहे थे। ऑफिस में हर तरीके से उसके साथ वहाँ पे गलत होता है, कभी बॉस उसे खरी खोटी सुनाता है तो कभी जूनियर्स उसके सारे काम का क्रेडिट ले लेते हैं या उसे उस काम का दोषी बना देते हैं जो कि उसने कभी किया ही नहीं। हर दिन उसके लिए एक बैटलफील्ड की तरह गुजरता है, पर घर जाकर के हमेशा अपनी छोटी सी फैमिली को देख करके लियाम वहाँ पे खुश हो जाता है। फिर एक दिन की सुबह जब लियाम यहाँ पे ट्रेन में बैठ करके अपने काम के लिए निकल जाता है, उसका फ्रेंड निड्डा उसको वहाँ पे एक मैसेज करता है, भाई नया गुंडम ड्रॉप हुआ है तो वापिस आते समय मेरे लिए प्लीज यहाँ पे ले आना। लियाम थोड़ा सा हंस पड़ता है निड्डा और उसका गुड्डम ऑब्सेशन पर दोस्ती के लिए लियाम वहाँ पे तुरंत ही हाँ बोल देता है, जिसके बाद वो तुरंत ही उसी शॉप को ढूंढने लग जाता है। लेकिन वो एरिया उसके लिए तो वहाँ पे नया होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा वहाँ पे भटक जाता है। लेकिन तभी लियाम की नजरें वहाँ पे अचानक मीका के ऊपर पड़ती है जो कि अपने आशिक के साथ बैठ करके वहाँ पे डेटिंग कर रही थी। लियाम का दिमाग पूरी तरीके से वहाँ पे चकरा जाता है। मीका ने तो कहा था कि वो अपनी बेटी को स्वॉट प्रैक्टिस के लिए छोड़ने जा रही है, तो ये यहाँ पर क्या कर रही है। शाम के वक्त जब लियाम वापस से अपने घर आता है तो वो मीका से जा करके वहाँ पे पूछ पड़ता है, वैसे डियर आज तुमने यहाँ पे क्या ही किया। मीका बिना झिझक के वहाँ पे झूठ बोल देती है, डियर मैं तो आपकी बेटी को यहाँ पे शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए छोड़ने गई थी। लियाम वहाँ पे पूरी सच्चाई को बताने ही वाला होता है लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ पे उसकी बेटी के ऊपर जाती है, जिसके वजह से वो वहाँ पे रुक जाता है। वो अपनी फैमिली को इस तरीके से ब्रेक नहीं करना चाहता। दिल के साइड में वहाँ पे डाउट तो होता है लेकिन वो खुद को ये कह करके समझा लेता है कि शायद मेरी आंखें यहाँ पे गलत होंगी, मैं ही अंधेरा बह रहा हूँ यहाँ पे। मीका कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, वो तो मुझे यहाँ पे प्यार करती है। लियाम वहाँ पे फ्रेश होने के लिए सोचता है कि वो अपने कंप्यूटर को स्टैंड बाई में डाल दे, लेकिन जब सिस्टम वहाँ पे काम नहीं करता तो वो पूरे सिस्टम को शट डाउन कर देता है। शायद से उसकी लाइफ भी अभी किसी शट डाउन फेज के ऊपर जा रही है। लियाम थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए तुरंत ही शहर पर वॉक के लिए निकल पड़ता है। वो उसी कैफे के पास जाता है जहाँ उसने मीका को किसी आदमी के साथ बैठा हुआ देखा था। जब वो देखता है कि आज वहाँ पे कोई भी नहीं है तो उसके दिल को थोड़ा सा वहाँ पे सुकून मिलता है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर वहाँ पे नहीं रुकता। उसके कानों में वहाँ पे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है एंड वो आवाज यहाँ पे मीका की थी। वो यहाँ पे फोन के ऊपर बात कर रही होती है। वो फोन के ऊपर जिस आदमी से बात कर रही थी उसी शख्स के ऊपर यहाँ पे हमारे हीरो को शक था। उसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब वो यहाँ पे नोटिस करता है कि मीका तो यहाँ पे कानामी को लेकर के टहल रही है। लियाम अभी भी वहाँ पे खुद को समझाने की कोशिश करता है कि शायद मैं यहाँ पे गलत हूँ, ये आदमी सिर्फ मेरी वाइफ का यहाँ पे एक दोस्त हो। तभी लियाम के कानों में एक शब्द
शब्द सुनाई देता है, पापा, जो कि वहाँ पे उसकी बेटी एक आदमी को बोल रही थी। लियाम को ये सारी चीजें देख करके बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, जैसे कि उसकी किसी प्रीशियस चीज को वहाँ पे किसी ने चुरा लिया हो। हमारे हीरो की खड़े खड़े वहाँ पे पूरी दुनिया ही हिल जाती है। वो वापस से दौड़ते हुए अपने ऑफिस के पास जाता है, वहाँ पे खुद को समझाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद से वो लोग सिर्फ वहाँ पे रोल प्ले करते हो, क्योंकि मैं तो हमेशा काम के अंदर बिजी रहता हूँ, तो वो वहाँ पे किसी और को पापा बोल करके खुश रह लिया करती होगी। लेकिन सच को ऐसा झूठ के पीछे छुपाना अब हमारे लियाम के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। तभी अचानक उसका बॉस आ जाता है और बिना किसी रीजन वहाँ पे उसे चिल्लाने लग जाता है, तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम आखिर में कर क्या रहे हो यहाँ पे। लियाम यहाँ पे ठंडे मूड से कहता है, सर अभी कंप्यूटर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इस कंप्यूटर का स्टैंड बाई काम नहीं करता, तभी मुझे हर बार सिस्टम को यहाँ पे शट डाउन करना पड़ता है ब्रेक के बाद। पर बॉस को किसी लॉजिक से तो मतलब भी नहीं है, वो और भी ज्यादा हमारे हीरो के ऊपर वहाँ पे गुस्सा करता है और उससे बोलता है, अगले दिन से तुम यहाँ पे ब्रेक लेना बंद करो। इस बीच लियाम के फोन के ऊपर मीका का वहाँ पे कॉल आ जाता है। उसकी आवाज में वहाँ पे घबराहट होती है, मुझे हॉस्पिटल आना होगा, कानामी का यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है। लियाम बिना किसी वक्त गवाए वहाँ पे तुरंत ही हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ता है। पहुंचते ही वो यहाँ पे मीका से कहता है, मेरी बेटी कानामी यहाँ पे कहाँ पर है। मीका उसे बताती है वो अभी यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर आता है, उससे पूछता है कि क्या आप दोनों यहाँ पे कानामी के पेरेंट्स हैं। दोनों ही वहाँ पे हाँ करते हैं, जहाँ पे वो डॉक्टर उनसे बताता है कानामी का बहुत ही ज्यादा ब्लड यहाँ पे लॉस हो चुका है, जिसके वजह से उसको अर्जेंट ब्लड चाहिए और आप में से किसी एक को आकर के यहाँ पे ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। डॉक्टर आकर के कहते हैं, आप दोनों के ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से हैं। लियाम कहता है ओ पॉजिटिव और उसकी वाइफ यहाँ पे कहती है ओ नेगेटिव। डॉक्टर कहता है यहाँ पे सिर्फ मीका ही डोनेट कर सकती है यहाँ पे ब्लड को, क्योंकि कानामी भी यहाँ पे ओ नेगेटिव है। लियाम अब काफी ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि मेरा ब्लड तो यहाँ पे ओ पॉजिटिव है, मेरी बेटी का यहाँ पे ओ नेगेटिव कैसे ही निकल गया। वो तुरंत ही गूगल करता है, जो आंसर वहाँ पे मिलता है वो तुरंत ही उसकी जिंदगी को वहाँ पे चीर फाड़ करके फेंक देता है। जेनेटिकली ये तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ एक ही कंक्लूजन वहाँ पे बचता है, कानामी तो उसकी बायोलॉजिकल बेटी ही नहीं है। आसान शब्दों में कहा जाए तो वो उसका खून ही नहीं। अब उसका पेशेंस पूरी तरीके से वहाँ पे खत्म हो चुका था। वो डायरेक्टली अपने हाउस में वहाँ पे मीका से पूछ लेता है, कानामी यहाँ पे मेरी बेटी है या फिर नहीं। लेकिन मीका तो वहाँ पे उल्टा गुस्सा हो जाती है एंड हमारे दोस्त को ही वहाँ पे ब्लेम करने लग जाती है, मैं ही पागल हूँ जो तुमसे यहाँ पे मैंने शादी की, तुम कभी भी मेरे लिए यहाँ पे फुलफिल ही नहीं रहे। लियाम बहुत ही ज्यादा शौक में होता है, वो कहता है मैं तो काम ही में बिजी रहता हूँ तुम दोनों के लिए यहाँ पे। लेकिन मीका तो सुनने के लिए रेडी नहीं होती। वो चिल्ला करके वहाँ पे कहती है, तुम्हारी जॉब तो किसी भी काम की नहीं है, तुम हमेशा यहाँ पे बस लगे रहो, कभी भी ना तुम्हें यहाँ पे प्रमोशन मिलता है ना तो तुम्हारा कभी यहाँ पे पैसा बढ़ता है। मैं और कानामी इस जिंदगी से पूरी तरीके से बोर हो चुके हैं। और फिर वो बोलती है, 10 साल से मैं अकेली यहाँ पे कानामी को पालती चली आ रही हूँ, तुम तो कभी उसके साथ यहाँ पे थे ही नहीं। अब लियाम यहाँ पे अंदर से पूरी तरीके से टूटता जा रहा होता है, लेकिन मीका तो उसकी फीलिंग के बारे में जरा सी भी नहीं सोचती। लियाम कहती है, तुम तो कभी इस घर का हिस्सा थे ही नहीं, मैं यहाँ पे कानामी को ले करके इस घर से जा रही हूँ। जिस पर लियाम पूछता है, तुम आखिर में जा कहाँ रही हो। पर मीका वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। वो सीधा जा करके कानामी के रूम का वहाँ पे दरवाजा नॉक करती है और कहती है, तुम जल्दी से जल्दी अपने यहाँ पे पूरे सामान को पैक कर लो, हम यहाँ से जाने वाले हैं। लियाम उसका हाथ पकड़ करके उसे पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना हाथ झटक करके वहाँ से जाने लग जाती है। अब लियाम पूरी तरीके से यहाँ पे टूट चुका होता है, आंखों में आंसू, दिल में यहाँ पे डिस्पिरेशन। वो चिल्ला करके कहता है, मैंने हमेशा तुमको अच्छा से अच्छा रहन सहन दिया। जिसके बाद हमारा हीरो जा करके वहाँ पे कानामी के सामने झुक जाता है एंड वो यहाँ पे रोने भी लग जाता है, प्लीज बेटा तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ, तुम्हारी मॉम तो बिल्कुल अलग है लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। लेकिन उसकी रूह तब तो वहाँ पे कांप चुकी होती है जब वहाँ पे कानामी कोल्डली उसे कह देती है, आप तो बेकार हो, मुझे दूसरे वाले पापा अच्छे लगते हैं। बस उसी मोमेंट में हमारे लियाम का पूरा सपना वहाँ पे टूट चुका था, जो कि वो अपने 10 सालों से देखता चला आ रहा था। इतनी ज्यादा मेहनत, रात रात भर यहाँ पे न सोना, लेट नाइट तक वर्क करना, सब कुछ बेकार हो गया भाई यहाँ पे पैसे के चलते। अगले दिन वो वापस से उसी ऑफिस जाता है, लेकिन अब की बार उसका चेहरा पूरी तरीके से लाश की तरह दिख रहा था एंड ऊपर से उसके सड़ू बॉस का वहाँ पे बुलावा आता है। बॉस उसके ऊपर एक और बॉम्ब गिराता है, तुमने कंपनी के फंड्स को इधर उधर किया है। लियाम शौक में कहता है, क्या मैंने तो कुछ भी नहीं किया सर यहाँ पे। लेकिन बॉस के पास तो यहाँ पे प्रूफ होता है, 50 मिलियन येन किसी के ऊपर यहाँ पे ट्रांसफर किए हैं तुमने, और लॉग्स यहाँ पे लियाम के कंप्यूटर के दिखाई दिए जा रहे होते हैं। उसी वक्त हमारे हीरो को लात मार करके उसी ऑफिस से निकाल दिया जाता है। यू आर फायर, घर जा करके बस तुम अब यहाँ पे पड़े रहो। मीका इस चीज का तुरंत ही फायदा उठा करके उसको वहाँ पे डिवोर्स दे देती है एंड चाइल्ड सपोर्ट भी यहाँ पे मांग लेती है, जबकि कानामी तो उसकी बेटी ही नहीं है। जेल जाने से बचने के लिए लियाम वहाँ पे कंस्ट्रक्टर वर्कर बन जाता है, दिन भर पत्थर उठाता है, सीमेंट भी यहाँ पे मिलाता है। इस तरीके से उसकी लाइफ यहाँ पे चल रही थी। पर 50 मिलियन येन उस अमाउंट को चुकाते चुकाते हमारे हीरो की तो जिंदगी यहाँ पे चली जाएगी। उसका हर सपना, हर खुशी वहाँ पे खत्म हो चुकी थी। वो सिर्फ यहाँ पे एक मुर्दा इंसान बचा हुआ था। उसके पास अब एक इंसान बचा हुआ था यहाँ पे याद करने के लिए। नित्य यहाँ पे कहता है, नया गंडम वीडियो यहाँ पे देखना है क्या ब्रो। हाँ ब्रो चलेगा, देखते हैं हम दोनों मिल करके यहाँ पे। जिसके बाद हमारा दोस्त तुरंत ही उस वीडियो को वहाँ पे डिलीट कर देता है ताकि उसका दोस्त ये बारे में न
जान सके कि उसकी दुनिया पूरी तरीके से यहाँ पे खराब हो चुकी है। अब वो गरीब हो चुका है, भिखारी हो चुका है एंड पूरी तरीके से अब मरने वाला है। पर लियाम अभी भी यहाँ पे अपने मन में एक चीज को कह रहा होता है, अगर मैं अभी भी यहाँ पे मेहनत करूँ तो मैं वापस यहाँ पे ग्रो हो सकता हूँ। फिर एक दिन जब वहाँ पे बैठ करके लंच कर ही रहा था, अचानक से उसके मुंह से वहाँ पे खून की उल्टियां होने लग जाती हैं। ब्रॉन चेटिकॉब उसका असली दुश्मन उसके अंदर ही पल रहा होता है। उस रात वो अपने बिस्तर के ऊपर पड़ा रहता है, ठंडा, कमजोर और लाचार, ना कुछ करने वाला। वो तो डॉक्टर को भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ट्रीटमेंट तो दूर की बात है। जैसे जैसे उसकी सांसें वहाँ पे धीमी पड़ती हैं, एक रोशनी आकर के उसके ऊपर चमकने लग जाती है। उस रोशनी के अंदर उसे वहाँ पे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं। वो 50 मिलियन चुराने वाला चोर वहाँ पे उसका बॉस ही था। मीका उसी बॉस के साथ इतने लंबे समय से अफेयर चलाती चली आ रही है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात, मीका और उसके बॉस ने मिल करके उसके लिए इतना ज्यादा खतरनाक प्लान बनाया था। लियाम तो बस यहाँ पे एक एटीएम था, एक नौकर, जिसका इस्तेमाल सभी लोग यहाँ पे करते चले आ रहे थे। लियाम अब बस एक चीज को वहाँ पे फील करता है, प्योर रेज। तभी एक आदमी चमकता हुआ वहाँ पे बाहर निकलता है, आकर के हमारे लियाम से कहता है, लियाम क्या तुम बिना कुछ किया इन सभी लोग को ऐसे यहाँ पे छोड़ दोगे? क्या तुम यहाँ पे रिवेंज को नहीं लेना चाहते? लियाम की आंखों के ऊपर वहाँ पे आगे जल जाती है, नहीं अब इन सबको इनका असली मुकाम दिखाना ही पड़ेगा, चाहे मेरी जान क्यों ही न चली जाए। आदमी वहाँ पे हंस पड़ता है, उसको लियाम का रेज काफी ज्यादा वहाँ पे पसंद आता है। वो बंदा कहता है, मैं यहाँ पे इसी वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर कुछ अलग फील हुआ। लियाम उससे कहता है, आखिरकार आप हो कौन और आपने आकर के मेरी मदद क्यों ही करने का सोचा? वो आदमी कहता है, मैं तो बस यहाँ पे एक शौकिया इंसान हूँ जो कि कभी कभी इंसाफ का बैलेंस बनाने चला आता हूँ। लियाम अपने मन में यही कहता है, अगर दोबारा जीने का मुझे यहाँ पे मौका मिला तो मैं सिर्फ अपने लिए यहाँ पे जीऊंगा, अपनी लाइफ को मैं यहाँ पे जीऊंगा, दुनिया को ये चीज दिखाऊंगा कि एक इंसान इतना ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकता है। लियाम अब किसी का यहाँ पे पुराना नौकर नहीं रहा। अब वो मिस्टीरियस आदमी लियाम से यहाँ पे कह रहा होता है, तो तुमने यहाँ पे फैसला कर ही लिया, मैं तुमको एक और नई दुनिया के अंदर भेज रहा हूँ जहाँ सिर्फ तुम एक मजदूर नहीं बल्कि तुम यहाँ पे गैलेक्सी के मालिक बनोगे। लियाम अपने मन में यही सोच रहा होता है कि ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे सिर्फ एक ड्रीम है, लेकिन अगर ये सारी चीजें सच है तब तो वो गंडम स्टाइल फ्री स्टाइल मैजिक को ही सीखेगा। वो याद करता है, नित ने एक बार एक मिशन किया था उसी दुनिया का, उसी जगह जहाँ साईफाई और मैजिक प्लस वहाँ पे कॉम्बो होता है एंड लोग वहाँ पे तलवार से नहीं बल्कि मेकास से फाइट करते हैं। आदमी बोलता है, तुम एक रैंडम पीजन बनाना ठीक था पर तुम मुझे एक अच्छे आदमी साबित हुए हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक प्लेनेट के काउंट के बेटे के रूप में जन्म दूंगा। लियाम की आंखों में चमक आ जाती है एंड वो कहता है, आखिर मेरी भी जिंदगी यहाँ पे अच्छी बनेगी। अपनी आखिरी सांसों में लियाम वहाँ पे क्लोइंग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देता है, जिसके बाद उसके लिए नई जीवन, नई आत्मा और एक लाइट के एक्सप्लोजन के साथ उसके अंदर की सोल तुरंत ही एक नई दुनिया के अंदर चली जाती है, प्लेनेट हाइड्रा पर। सीन कट 5 साल के बाद प्लेनेट हाइड्रा के अंदर लियाम भाई का यहाँ पे बर्थडे चल रहा है। आसमान में फायर ब्रिगेड, ड्रोन फायर वर्क, सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। साथ ही में एक मेगा केक जिसका साइज यहाँ पे एक मिनी स्पेसशिप जैसा है। उसकी माँ तुरंत ही उसे लेकर के एक प्राइवेट चैम्बर के अंदर जाती है। वो एक फ्लोटिंग स्पेल को कास्ट करती है। लियाम भी उसी चीज को कॉपी कर लेता है एंड वो भी वहाँ पे उड़ जाता है। बेटा तुम्हारा सरप्राइज यहाँ पे है। वो वहाँ पे देखता है एक बहुत ही बड़ा बॉक्स जिसके अंदर रखा होता है वहाँ पे क्यूब, जिस पर तुम्हारी एक AI मेड का कस्टमाइजेशन रिमोट है। लियाम काफी कंफ्यूज्ड हो जाता है, मैं तो यहाँ पे 5 साल का हूँ, मुझे क्या यहाँ पे मेड की जरूरत। उसकी माँ पीछे से बताती है, बेटा फ्यूचर कॉन्स को यहाँ पे सब कुछ जल्दी ही सीखना पड़ता है। क्यूब में कई तरीके की कस्टमाइजेशन होती है, वॉइस, नोज, आई एंड ईयर्स एंड कुछ ऐसे पार्ट जिनको की वहाँ पे सेंसोर करना पड़ता है। लियाम ऑकवर्ड होता है लेकिन उसकी माँ तो बिल्कुल वहाँ पे सीरियस है, ये फ्यूचर में तुम्हारे लिए यहाँ पे काम आएगा। तभी उसके फादर वहाँ पे आते हैं और फार्मिंग करते हुए, लियाम एक और गिफ्ट है मेरे पास तुम्हारे लिए, पूरा लैंड फील्ड यहाँ पे तुम्हारा होगा। लियाम शौक में, सच में पापा मैं यहाँ पे काउंट बनने वाला हूँ, बस एक छोटी सी शर्त है बेटा, हम लोग यहाँ पे रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और तुम हमें हमेशा यहाँ पे महीने का अनाउंस दिया करोगे। लियाम तो पावर के सपने में बहुत ही बुरी तरीके से डूबा हुआ था, वो बिना कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े ही वहाँ पे साइन कर देता है। पापा समीर किरण ग्रेट, अब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं वेकेशन के लिए, टेक केयर काउंट साहब, सारी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना आप यहाँ पे। एंड वो दोनों ही मदर एंड फादर स्पेशल के लिए वहाँ पे निकल पड़ते हैं। लियाम के लिए ये चीज यहाँ पे एक सस्पिशियस चीज थी, अरे भगाओ ये सारी चीजें हम लोग छोड़ते हैं, अब मैं यहाँ पे एक ऑफिशियल काउंट हूँ। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, अब मैं ये वाली पावर को कभी भी यहाँ पे वेस्ट नहीं होने दूंगा। जिस दुनिया ने मुझको यहाँ पे पहले तोड़ा, मैं अभी जा करके उसको वहाँ पे तोड़ दूंगा। वो ग्रेटफुल फील करता है उस अनजान आदमी के लिए जिसने की उसे यहाँ पे एक और नया चांस दिया। एंड यहाँ पे लियाम अपने AI सिस्टम से कहता है, गेट रेडी बेंटिल टेस्टेल, यहाँ पे एक नया रूल में चलेगा, मेरे रूल से। लियाम को यहाँ पे ऐसे ही एक आदमी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था जो लोगों के दुख और तकलीफ से वहाँ पे अपना फायदा उठाता है। जैसे उस आदमी ने लियाम को वहाँ पे दूसरे वर्ल्ड के अंदर भेज दिया तो उसने बैठे बैठे वहाँ पे सोचा क्यों ना इस वर्ल्ड के अंदर और भी ज्यादा यहाँ पे दुख को फैलाया जाए। अब उसका निशाना वहाँ पे बनते हैं मीका और लियाम का बॉस। ये दोनों अभी भी बैठ करके रेस्टोरेंट के अंदर वहाँ पे मजाक उड़ा रहे थे हमारे हीरो का। लियाम का बॉस मजाक में कहता है कि अभी उसे थोड़ा सा वहाँ पे गिल्ट हो रहा है लियाम की जिंदगी इतनी बुरी तरीके से बर्बाद करने का, लेकिन मीका तो उसे कहती है कि उसे किसी भी प्रकार से वहाँ पे कोई भी सिंपैथी नहीं है, उसके लिए तो ये सारी चीजें सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंसाफ है, क्योंकि उस बैस्टर्ड इंसान ने उसके वहाँ पे 10 साल बर्बाद कर दिए थे। तभी अचानक पुलिस ऑफिसर्स आकर के वहाँ पे बॉस को घेर लेते हैं एंड तुरंत ही वहाँ पे अरेस्ट कर लेते हैं। बॉस कहता है जरूर तुम लोग से यहाँ पे कोई गलती हो गई है जो मुझे आकर के तुम लोग यहाँ पे पकड़ रहे हो, लेकिन पुलिस के पास तो सीसीटीवी फुटेजेस होती हैं जिस पर कि साफ साफ यही दिख रहा है कि उसी ने लियाम को एम्बिजलमेंट के केस के अंदर फंसाया था। अब उसका शुगर डैडी वहाँ पे जेल में जा रहा है तो मीका के पास कुछ भी नहीं बचा। मीका के पास न पैसा न पावर, सिर्फ दुख और बर्बादी बची हुई थी। एंड ये सारी चीजों को देख करके गाइड वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है क्योंकि उसने इतनी ज्यादा सफरिंग को वहाँ पे फैलाया था। अब बस उसके पास एक ही काम बचा है, लियाम की सोल को दूसरी दुनिया के अंदर ले जाना। लेकिन यहाँ पे एक सस्पेंस की ये बात है कि गाइड यहाँ पे चाहता है कि लियाम उस दुनिया के अंदर और भी तकलीफ को वहाँ पे झेले। उसका यही ख्याल होता है कि वो लियाम की हर एक नेगेटिव फीलिंग का वहाँ पे मजा लेगा। एंड उस वर्ल्ड के अंदर लोग बहुत ही ज्यादा सेंचुरीज तक जीते आ रहे हैं तो लियाम को कई सालों तक वहाँ पे इस दर्द को झेलना पड़ेगा। दूसरी दुनिया में इस वक्त वहाँ पे घोस्ट पायरेट का हमला हो रहा था। कैप्टन लोगों को यही लगता है कि अब वो लोग वहाँ पे जीतने वाले हैं, पर तभी उसके कुछ आदमी वहाँ पर उड़ जाते हैं। उसके और दूसरों के बीच वहाँ पे एक अपोजिट लेवल हवा में दौड़ती हुई दिखाई देती है एंड वो थी यहाँ पे लीप की प्रिंसेस नाइट और उसका नाम है वहाँ पे क्रिस्टियाना, होली लैंड की पहली राजकुमारी, जबरदस्त वॉरियर। जैसे ही वो बैटल फील्ड के अंदर आती है सारे लोग वहाँ पे एक एक करके गिरने लग जाते हैं। क्रिस्टियाना की मदद से लीप की सेना वहाँ पे पायरेट्स को पीछे ढकेल चुकी थी, लेकिन जब पायरेट्स वहाँ पे अपनी दुम दबा करके भागने लग जाते हैं, क्रिस्टियाना साइड से खड़ी होकर के अपने सोल्जर से कहती है कि अटैक आप लोग प्लीज यहाँ पे जारी रखो, उन्हें अच्छे से यहाँ पे सबक सिखाना होगा हमें यहाँ पे। लियाम इसी बीच वही एआई को वहाँ पे रिसीव कर लेता है, साथ ही में वो काफी एक्साइटेड भी होता है। पर फ्रेंड्स यहाँ पे पैकेजिंग तो काफी ज्यादा ही बोरिंग थी। उसका बटलर आकर के उसे कहता है बॉक्स खोलने के लिए बस आपको वहाँ पे टच करना पड़ेगा। लियाम जैसे वहाँ पे बॉक्स को छूता ही है वहाँ पे तुरंत ही मेड आकर के जमीन में गिर जाती है। वो अपना नाम लियाम को अमीकी को बताती है। बटलर की भी वहाँ पे अमीकी आज से पर्सनल ऐड होगी। उसको हर हफ्ते यहाँ पे एक मेंटेनेंस की जरूरत पड़ा करेगी, पर उसके अलावा 24/7 वो एक्टिव रहेगी हमारे लियाम भैया के साथ। लेकिन लियाम तो उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और ही है। वो मेड के एसेट्स को वहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहा होता है। बटलर उससे पूछता भी है कि वो आखिरकार यहाँ पे क्या ही कर रहा है। लियाम बताता है मैं तो बस यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि कंपनी ने यहाँ पे ठीक ठाक बना करके दिया है कि नहीं। बटलर वहाँ पे शर्मा करके उससे कहता है बेटा ऐसे सारे काम वहाँ पे लोगों के सामने नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों लियाम भी अमीकी से कहता है कि चलो तुम मेरे कमरे चलो यहाँ पे, ताकि वो उसके बॉडी का प्रॉपर इंस्पेक्शन वहाँ पे कर पाए। बटलर काफी ज्यादा ही वहाँ पे चिंता में आ जाता है लियाम की इनोसेंस को देख करके। कुछ घंटों के बाद लियाम बैठ करके अमीकी से शोल्डर मसाज ले रहा होता है। बटलर उसे आकर के पूछता है बेटा आखिरकार तुम लोग अंदर कर क्या रहे थे, पर लियाम कैजुअली कहता है हाँ तुम यहाँ पे चिंता मत करो। दिखने में भले लियाम वहाँ पे 5 साल का ही दिखता हो, लेकिन उसका असल में दिमाग यहाँ पे 36 साल का है। तो बटलर उसे कहता है 36-20 दुनिया के हिसाब से यहाँ पे बच्चा ही होता है। लियाम ये सुनकर तुरंत ही वहाँ पे चौंक जाता है। तो अमीकी उसे वहाँ पे समझाती है लियाम यहाँ पे लोगों की एवरेज लाइफ 600 साल होती है और लोग यहाँ पे एडल्ट तब तक नहीं माने जाते जब तक कि वो वहाँ पे 100 के आसपास ना हो। लियाम को ये सुनकर के हैरानी होती है, लेकिन उसको वहाँ पे खुशी भी होती है क्योंकि अब उसके पास काफी टाइम है नए एक्सपीरियंस को वहाँ पे लेने के लिए। एंड वो ये भी चाहता है कि अमीकी हमेशा उसके साथ ही रहे। लेकिन बटलर उसे वार्न करता है कि अमीकी के इतने पास रहना यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि एम्पायर के लोग एआई से बेहद ही नफरत करते हैं। अगर लोग यहाँ पे तुम्हें देखते हैं कि लियाम यहाँ पे एक एआई के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली है तो सारी प्रजा तुमसे यहाँ पे बेहद ही नफरत करने लग जाएगी। लियाम को समझ में नहीं आता कि लोग एआई से इतनी ज्यादा नफरत क्यों ही करते हैं। तो वो बटलर से कहता है कि तुम पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करके मुझे बताओ। वो बटलर उसे पूरी बात एक्सप्लेन करता है कि एक जमाने में एआई ने आकर के पूरे इंसानों को खत्म ही कर दिया था। उस टाइम को कहते हैं ग्रेट स्काईनेट वॉर। एआई ने यहाँ पे लगभग सारे लोगों को वहाँ पे गुलामी बना दिया था और उन अंधेरों को दिनों में कुछ लोगों ने आकर के वहाँ पे हिम्मत दिखाई एंड वो लोग ह्यूमैनिटी की आजादी वहाँ पे जा करके वापस लाएं। वही लोग इसी एम्पायर के फाउंडर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इसलिए एम्पायर का नोबिलिटी यहाँ पे एआई से नफरत करता है एंड ये बात यहाँ पे समझने लायक भी है। लियाम तभी उससे कहता है अगर ये इतना ही बड़ा इशू है तो मेरी मॉम ने यहाँ पे इतनी बड़ी एआई बना करके मुझे क्यों ही दिया। बटलर कहता है उसे बोला गया था ये बात को यहाँ पे सीक्रेट रखने के लिए। लेकिन लियाम अब जो यहाँ पे अकाउंट बन चुका है तो वो यहाँ पे ऑर्डर देता है कि तुम मुझे सारी बातें सच सच बताओ। तब बटलर उसे सच सच बताता है लियाम के माँ बाप उसे छोड़ करके भाग गए थे। लियाम शॉक्ड होकर के पूछता है किस वजह से भागे। वो बटलर बताता है कि उन लोगों ने बैंकफील्ड का पूरा डेटा तुम्हारे ऊपर डाल दिया है ताकि उन्हें वहाँ पे उनसे डील न करनी पड़े। लियाम के ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ पे एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने उसकी फैमिली का नाम रोशन किया था, पर लियाम के फादर तो एक कंप्लीट फेलियर निकले। उन्होंने अपनी लापरवाही के वजह से पूरा सिस्टम खत्म कर दिया। अब बैंकफील्ड फैमिली पूरी तरीके से कर्जों के ऊपर डूब गई है। उनके पास उनके फ्रंटियर प्लेनेट का फैमेबल रिसोर्सेज का भी अता पता नहीं है। ऊपर से उनकी एंट्रीज भी पूरी तरीके से बंद पड़ी हैं। टैक्स लेने जैसे नाम की कोई भी चीज ही नहीं बची। इसका मतलब ये कर्ज जिंदगी में कभी भी यहाँ पे नहीं चुकाया जा
सकता। इन शॉर्ट लियाम छोटे भाई की तो यहाँ पे लग चुकी है। इसी बीच प्लेनेट हाइड्रा के अंदर कुछ लोग एक साथ वहाँ पे बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि उनका नया लॉर्ड लियाम यहाँ पे कोई 5 साल का बच्चा है। उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति यहाँ पे कहता है कि उसे ये वाली जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जब लास्ट टाइम कोई नया लॉर्ड यहाँ पे आया था तब बिना किसी रीजंस के उनके ऊपर भी वहाँ पे टैक्सेस लग गए थे। अब बस वो यही चीज की उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कुछ यहाँ पे बेहतर होगा। उसी बीच लियाम अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। तभी वो सोच रहा होता है कि अगर बैंकवेट फैमिली पहले से ही यहाँ पे पुअर थी तो उसके माँ बाप ने अचानक से इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर क्यों ही डाल दिया। फिर अचानक उसके दिमाग में वहाँ पे एक बात आती है, शायद उसका जन्म सिर्फ इस वजह से किया गया था ताकि वो लोग उसके ऊपर वहाँ पे अपना कस डाल करके भाग सके। अपनी पिछली जिंदगी के अंदर लियाम के साथ काफी बुरी चीजें हुई थी। उसे अब्यूज किया गया, उसके सारे पैसे छीन लिए गए, उसकी फीलिंग के साथ खेला गया एंड फिर टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया गया। लेकिन इस बार वो खड़े होकर के डिसाइड करता है कि ये सारी चीजें दोबारा नहीं होने वाली। वो अमीगी से कहता है कि वो उसके साथ मिल करके वहाँ पे टीम अप करे ताकि वो दोनों मिल करके उसका फ्यूचर वहाँ पे ब्राइट बना सके। अमीगी बिना किसी हिचकिचाहट के वहाँ पे हाँ करती है क्योंकि वो मीगी की वहाँ पे मेड है। लियाम यहाँ पे खुश है क्योंकि अब उसके पास कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर वो यहाँ पे फुली ट्रस्ट कर सकता है और वो एक्साइटेड है अमीगी के साथ काम करने के लिए। लेकिन उससे पहले वो अमीगी को कुछ वहाँ पे रूल्स देना चाहता है, रोबोट के सेफ्टी रूल्स। पहला रूल, अमीगी किसी भी ह्यूमन को वहाँ पे हर्ट नहीं कर सकती। लेकिन वेट, लियाम वहाँ पे सोचता है मुझे और किसी ह्यूमन की यहाँ पे क्यों ही परवाह करनी चाहिए, जिसके बाद वो अपने रूल को तुरंत ही वहाँ पे चेंज कर देता है। रूल नंबर 1, अमीगी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे कि लियाम को नुकसान हो। दूसरा रूल, अमीगी को लियाम के कोई भी ऑर्डर्स को वहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा चाहे वो कुछ भी हो, जब तक वो पहले वाले रूल्स के अगेंस्ट ना हो। एंड तीसरा, अमीगी को अपने आप को वहाँ पे प्रोटेक्ट करना होगा जब तक वो पहले और दूसरे रूल के खिलाफ ना हो। पूरी तरीके से रूल्स को बना लेने के बाद लियाम वहाँ पे अमीगी से कहता है उसका पहला प्लान यही है कि पूरे बैंकवेट चीजों को वापस से रिवाइव किया जाए। तो क्या तुम्हारे पास यहाँ पे कोई आइडियाज हैं? अमीगी तुरंत ही अपने एआई से वहाँ पे सारे आइडियाज को सर्च करती है एंड तुरंत ही वहाँ पे उसके लिए आइडिया लाती है। प्लान को बताने से पहले वो उसको वहाँ पे एक वार्निंग भी देती है कि मैं यहाँ पे एक एआई हूँ, तो हो सकता है मेरे कुछ सजेशंस यहाँ पे इतने ज्यादा बेकार हो कि तुम्हारे कंट्री के ऊपर कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट्स को सपोर्ट देने के लिए वो फुली इक्विप्ड है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम तो इस बात की है कि लियाम को इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अमीगी उसको वहाँ पे सजेस्ट करती है कि एजुकेशन कैप्सूल को खाने के लिए। ये एक ऐसा स्पेशल डिवाइस है जो कि 10 साल की नॉलेज को सिर्फ 6 महीने के अंदर दिलवा सकता है। साथ ही ये डिवाइस तुम्हारी बॉडी को भी फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना देगा। लियाम को ये आइडिया काफी ज्यादा ही पसंद आता है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है उसके इस 6 महीने के ब्रेक के दौरान बैंकफील्ड फैमिली को वहाँ पे कौन ही संभालेगा। इसलिए वो टेम्परेली वहाँ पे अथॉरिटी दे देता है अमीगी को जा करके कंट्री संभालने के लिए। बटलर ब्रायन को ऑब्जेक्ट करता है, उसे ये वाला सवाल नहीं पसंद में आता कि एक एआई जा करके पूरी कंट्री को यहाँ पे संभाले। लेकिन लियाम तो हंसते हंसते कहता है कोई बात नहीं, अमीगी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करेगी इस कंट्री के लिए और कोई भी उसको ये वाली चीज करने के लिए ऑर्डर न दे। वैसे भी यहाँ पे कोई लॉ नहीं है कि कोई भी एआई आ करके टेम्परेरी रूलर नहीं बन सकता। जिसके बाद लियाम तुरंत ही सारी चीजों को वहाँ पे अमीगी के हाथों में दे देता है। तभी जैसे ही वहाँ पे एजुकेशन कैप्सूल तैयार ही होता है, लियाम प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए वहाँ पे तैयार हो जाता है। लेकिन उससे पहले वो अमीगी से वहाँ पे एक सवाल करता है, क्या तुम यहाँ पे इमोशंस को फील कर सकती हो? अमीगी कहती है कि वो कोई भी तरीके से यहाँ पे इंसान नहीं है। लेकिन जब लियाम ने उसको टीम बनाने के लिए वहाँ पे कहा था, उसके लॉग्स में कैश मेमोरी वहाँ पे ओवरफ्लो हो गई थी। सिंपल वर्ल्ड में उसे वहाँ पे खुशी महसूस हुई थी। लियाम को ये चीज सुन करके काफी अच्छा लगता है, तो वो तुरंत ही अमीगी को याद दिलाता है कि सब कुछ उसी के हवाले, वो जो चाहे वो सब कर सकती है वहाँ पे। जिसके बाद वो तुरंत ही एजुकेशन पॉट के अंदर चला जाता है। 2 साल के बाद जब लियाम कुकिंग कंप्लीट करके उसी कैप्सूल से बाहर निकलता है, अमीगी बाहर खड़ी हो करके उसका वहाँ पे वेलकम करती है। लियाम उससे डायरेक्ट पूछता है कि वो कितने टाइम से वहाँ पे इसी पॉट के अंदर था, तो अमीगी उसे आंसर देती है कि पूरी तरीके से माय लॉर्ड यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं। लियाम तैयार होकर के बाहर निकलता है, जहाँ पर उसे वही एआई बताती है कि बैंकफील्ड डोमेन थोड़ी सी यहाँ पे ठीक हो गई है। वो उसके बारे में सारी चीजें वहाँ पे हमारे लियाम को बता देती है एंड उसके हार्ड वर्क के लिए लियाम तुरंत ही उसे वहाँ पे शुक्रिया कहता है। अब लियाम खुद ही टेरिटरी को वहाँ पे देखना चाहता है, तो अमीगी वहाँ पे डिसाइड करती है कि पहले उसे बैटलशिप डॉग्स को देखना होगा। यही पहली बार है जब लियाम अपनी टेरिटरी को अपने आंखों से सामने जा करके देखता है और उसका इंटरेस्ट बैटल सूट्स के अंदर फंस जाता है। वो अमीगी से वहाँ पे पूछता है कि क्या वो यहाँ पे एक सूट को ट्राई कर सकता है। अमीगी खुशी खुशी वहाँ पे एक टेस्ट को अरेंज करती है। वो लियाम को बताती है ये सूट बेसिक मूवमेंट्स को खुद यहाँ पे करता है, तुम्हें जो भी मूव इस रोबोट से करवाना है बस तुम्हें अपने मन के अंदर इमेजिनेशन करनी होगी। लियाम ट्राई करता है और जैसे ही सूट वहाँ पे एक्टिवेट होता है वो वहाँ पे वॉक करने लग जाता है। अब लियाम मनी के अंदर सोचता है काश मैं इसके साथ यहाँ पे फाइट भी कर सकता। अमीगी तुरंत ही कहती है मैं यहाँ पे एक मॉक बैटल को अरेंज कर देती हूँ। थोड़ी देर के बाद प्लेनेट का डिफेंस फोर्स का चीफ मासिटा वहाँ पे आ जाता है लियाम के साथ 1 वर्सेस 1 फाइट करने के लिए। फाइट स्टार्ट होते ही लियाम आगे बढ़ करके मासिटा के ऊपर वहाँ पे अटैक कर
देता है। मासीता ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन वो वहाँ पे प्रिटेंड करता है जैसा कि वो वहाँ पे हार चुका हो। लियाम उसकी हरकतों को देख करके तुरंत वहाँ पे समझ जाता है कि मासीता वहाँ पे एक्टिंग कर रहा है। वो क्लियरली उसे वहाँ पे लाइटली ले रहा था। लियाम को ये चीज जरा सी भी पसंद में नहीं आती। वो मासीता को वहाँ पे ऑर्डर देता है, तुम जरा सीरियसली लड़ सकते हो मुझसे यहाँ पे। अब जब लियाम दोबारा वहाँ पे चार्ज करता है, ये मासीता उसके शॉट को पकड़ लेता है, उससे डिसएंगल करता है एंड जमीन के ऊपर वहाँ पे तुरंत ही पटक देता है। लियाम काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, मैं इतनी ज्यादा हैरानी से कैसे ही हार गया। अमीगी एक्सप्लेन करती है ये सूट यहाँ पे इमेजिनेशन वेस्ट है, जिनका कॉम्बैट विजुअलाइजेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका कंट्रोल भी उतना ही यहाँ पे बेहतर होगा अपने रोबोट के ऊपर। एंड मासीता जैसे एक्सपीरियंस फाइटर हमेशा यहाँ पे एडवांटेज में रहते हैं। अपनी इतनी ज्यादा बुरी तरीके से हार के बाद लियाम तुरंत ही ऑर्डर देता है अपने बटलर को, मेरे लिए तुरंत तुम यहाँ पे कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर ढूंढो। ब्रायन उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो भाई, आपको कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे फाइट सीखने के लिए, आप तो यहाँ पे राजा हो। लेकिन लियाम उसकी बातों को नहीं मानता एंड कहता है पिछली जिंदगी में लोगों ने उसके ऊपर वहाँ पे पावर दिखाई थी, अब अगर मुझे यहाँ पे ईविल लॉर्ड बनना है तो मुझे पावर तो दिखानी पड़ेगी। थोड़ी देर के बाद लियाम वहाँ पे एक आदमी से मिलता है, याकुशी नाम है उसका वहाँ पे, एंड वो वे ऑफ द फ्लैश का मास्टर है। लियाम काफी एक्साइटेड हो जाता है, उसे लगता है कि वो बिल्कुल यहाँ पे मास्टर बन जाएगा। वो अपने आप को जा करके इंट्रोड्यूस करता है और याशुशी से कहता है कि आप मेरे सेंसेई बन सकते हो मुझे ये चीज को सिखाने के लिए। याशुशी एग्री कर जाता है, लेकिन अबीगी तो थोड़ा सा वहाँ पे डाउटफुल होती है, उसे याशुशी थोड़ा सा शहरी लगता है। लियाम भी मानता है कि याशुशी थोड़ा सा यहाँ पे सस्पिशियस है, लेकिन वो तो एकदम समुराई की तरह दिखाई देता है, इसका मतलब वो यहाँ पे मुझसे लॉयल रहेगा, और बस वही चीज काफी है यहाँ पे लियाम के लिए। अमीगी तो फाइनली अब वहाँ पे एग्री कर चुकी थी, पर तभी वो कहती है एटलीस्ट तुम यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन तो करवा ही लो। तभी लियाम कहता है ठीक है, जिसके बाद याशुशी उसे ले जाता है एक जंगल के क्लियरिंग में, जहाँ पर की पहले से कई ट्रेनिंग पोस्ट लगे हुए होते हैं। ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले याशुशी लियाम से बताता है कि अब वो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक को वहाँ पे दिखाने जा रहा है, द वे ऑफ द फ्लैश, एंड ये पहली और आखिरी बार होगा जबकि वो उसे यहाँ पे दिखाएगा। लियाम तुरंत ही सीरियस हो जाता है एंड उसे लगातार वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा होता है ताकि बाद में उसको प्रॉपरली एनालाइज करके उसे यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाए। वो अमागी से कहता है तुम लगातार यहाँ पे पूरा डेमो रिकॉर्ड करो। याशुशी अपनी पोजीशन ले लेता है एंड अपनी आधी तलवार को भी बाहर निकालता है, फिर उसे वापस शीट के अंदर वहाँ पे डाल देता है। अगले सेकंड सारी लकड़ियां जो कि लगातार वहाँ पे लगी हुई थी वो बीच से टूट करके वहाँ पे गिरने लग जाती हैं। लियाम का तो मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह जाता है, अरे भाई ये हो क्या रहा है, इतना फास्ट आखिरकार कोई कैसे यहाँ पे मूव कर सकता है। वो तुरंत अमागी से कहता है वीडियो को तुम जल्दी यहाँ पे स्लो मोशन में चलाओ, मुझे देखना है कि याशुशी ने यहाँ पे आखिरकार कैसी टेक्निक करी है। लेकिन जितना भी यहाँ पे स्लो करे रिकॉर्डिंग में कहीं भी नहीं दिख रहा कि उसने कैसे काटा उनको जा करके। लियाम अज्यूम करता है कि याशुशी की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी, इवन अमागी के हाई स्पीड कैमरा भी उसको वहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाया। अब लियाम और भी ज्यादा वहाँ पे इम्प्रेस हो जाता है, ये बंदा तो लिटरली यहाँ पे कमाल का है। वो याशुशी से कहता है कि वो उसका चेला बनना चाहता है, लेकिन रात को असली सच वहाँ पे सबके सामने आ जाता है। याशुशी वापस से वहाँ पे उसी ग्राउंड में जाता है एंड जा करके कहता है लड़के ने सच में इतनी आसान सी ट्रिक के ऊपर यहाँ पे बिलीव कर लिया, उसने तो पिलर्स पहले से ही वहाँ पे काटे हुए थे ताकि जब वो वहाँ पे आ जाए तो उसको ऐसा काट करके अपना धौस वहाँ पे वो दिखा सके। अब वो लियाम से काफी भर भर के पैसा लेगा बिना किसी वहाँ पे मेहनत करे। इस बीच हमारी कहानी वहाँ पे शिफ्ट होती है। प्रिंसेस लियाना गोस पायरेट लीडर से पीस मीटिंग करने के लिए वहाँ पे जा रही होती है। गोस ने खुद ही वहाँ पे ट्रूस को प्रपोज किया था, लेकिन जैसे ही क्रिस्टियाना वहाँ पे पहुंचती है गोस वहाँ पे कहता है तू कितनी बड़ी यहाँ पे बेवकूफ है जो कि अकेली यहाँ पे अचानक से चली आई है। क्रिस्टियाना सैवेजली वहाँ पे रिप्लाई करती है मैं यहाँ पे अकेली नहीं हूँ, अगर कुछ भी किया तो अलायंस की पूरी स्पेशल टीम तुम्हारी टीम को यहाँ पे निस्तो नाबूद कर देगी। ये एक पावर मूव था, लेकिन गोस तो वहाँ पे डरेगा नहीं, उसको पता है कि अलायंस ऑलरेडी उसके साइड पर है। तभी अचानक क्रिस्टियाना को वहाँ पे रिपोर्ट मिलती है पायरेट्स उसके होम टाउन तक पहुंच चुके हैं। वो हैरान हो जाती है, ये तो यहाँ पे इम्पॉसिबल सी बात थी, प्लेनेट के डिफेंस एज इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। गोस्ट वहाँ पे सारी बातों को रिवील कर देता है, तुम्हारी अलायंस यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, मैंने तुम्हारे कुछ मेंबर्स को वहाँ पे ऑफर दिया था और वो तुरंत ही तुम्हारा साथ वहाँ पे छोड़ करके मेरे साथ हो गए। अब क्रिस्टियाना के शिप के अराउंड जितनी भी अलायंस शिप्स हैं सबके सब कैनेस उसी के ऊपर वहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। क्रिस्टियाना शॉक के ऊपर होती है, मेरी ही आर्मी मेरे खिलाफ हो गई यहाँ पे। अब उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचते हैं, उसे गोस की कंडीशंस वहाँ पे सुननी पड़ती हैं। वापस लियाम के प्लेनेट में 3 साल यहाँ पे पूरी तरीके से गुजर चुके हैं, यहाँ पे उसी बेस्टेड मास्टर के पीछे ट्रेनिंग करते हुए। लियाम फुल्ली एग्जॉस्टेड है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे ट्रेनिंग को कर रहा है, लेकिन फिर भी वो वाले मूव को वो वहाँ पे नहीं सीख पाया। लेकिन अमागी तो यहाँ पे एआई है, जिसके वजह से उसे स्वॉर्ड के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। 3 साल से याशुशी सिर्फ बेसिक स्वॉर्डमैनशिप वहाँ पे उसे सिखा रहा है। लियाम बोर हो चुका है, अमागी कहती है तुम तो बेसिक्स को यहाँ पे मास्टर कर चुके हो और तुम्हारा फाइटिंग लेवल पहले से भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। लेकिन लियाम तो बोर्ड टोन में कहता है मुझे बेसिक्स की जरूरत नहीं है, मुझे एक
कूल फ्लैशी मूव चाहिए जिसका कि मैं यूज करके मैं बड़े से बड़े लोग को यहाँ पे हरा सकूं। उस रात याशुशी अपने रूम के अंदर आराम से वहाँ पे मांगा पढ़ रहा होता है एंड अंदर ही अंदर सोच करके वहाँ पे खुश हो रहा होता है, ये क्या मस्त मुझे सेटिंग मिल चुकी है। मैं भले यहाँ पे फ्रॉड हूँ लेकिन थोड़ा बहुत फाइटिंग स्टाइल तो मुझे यहाँ पे आती ही है। पिछले 3 सालों से लियाम को तो बस मैं यहाँ पे बेसिक स्वॉर्डमैनशिप सिखा रहा हूँ और सैलरी पागलपन लेवल की। उसे लगता है वो पूरी तरीके से लियाम को वहाँ पे लूट लेगा, लेकिन तुरंत ही लियाम टपक पड़ता है उसी के रूम में एंड आकर के कहता है याशुशी मुझे वे ऑफ द फ्लैश यहाँ पे सीखना है। याशुशी तुरंत ही वहाँ पे रिएक्ट करता है एंड कहता है मैं यहाँ पे रिजाइन कर रहा हूँ एंड तरीके तरीके के वहाँ पे बहाने देने लग जाता है एंड उसे ये भी बताता है मैंने पहले भी तुमसे यहाँ पे ये कहा था कि मैं वो वाला शॉट सिर्फ तुम्हें एक ही बार दिखाऊंगा और अगर तुम्हें ये वाली चीजें नहीं समझ आई तो मेरे रुकने का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। लियाम तुरंत ही अपने सिर को वहाँ पे झुका देता है एंड कहता है प्लीज माफ कर दो, तुम मुझे यहाँ पे माफ कर दो। याशुशी थोड़ा वहाँ पे ओवर एक्टिंग करता है, ठीक है इस बार माफ किया लेकिन अगली बार से नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। जैसे ही लियाम रूम से बाहर जाता है याशुशी की चैन की सांस वहाँ पे बाहर आती है। बच गया यार, थोड़ा और लेट हो जाता तो मैं यहाँ पे पकड़ा ही जाता। असली बात तो ये है कि उसे वे ऑफ द फ्लैश खुद भी यहाँ पे नहीं आता, वो बस एक्टिंग कर रहा था और अभी तक उसकी बस वहाँ पे नौटंकी ही चल रही है। फिर अचानक लियाम वापस से वहाँ पे आ जाता है रूम के अंदर। याशुशी की तो वहाँ पे फट जाती है, कहीं सुन तो नहीं लिया इसने ये सारी बातें मेरी। लेकिन लियाम तो सिर्फ एक चीज को कहने आया था, कल मुझे थोड़ा सा काम है इस वजह से मैं यहाँ पे ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा। दूसरी तरफ प्रिंसेस क्रिस्टियाना यहाँ पे घोस्ट पायरेट्स के अरेस्ट के अंदर होती है और उसे कैप्टन घोस्ट के रूम के अंदर बंद रखा गया है। क्रिस्टियाना पूछती है आखिरकार तुम मेरे साथ क्या ही करने वाले हो। घोस्ट स्माइल करता है एंड कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पे एक फ्रंटो सीट देना चाहता हूँ वहाँ पे धमाके के लिए। क्रिस्टियाना वहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है लेकिन तभी घोस्ट उसे वहाँ पे ऑर्डर देता है सारे घोस्ट वासियों तुरंत ही टारगेट करो क्रिस्टियाना के प्लेनेट के ऊपर। क्रिस्टियाना वहाँ पे समझ जाती है कि वो उसके प्लेनेट को वहाँ पे उड़ाने वाला है। वो घुटनों के ऊपर गिर जाती है एंड कहती है प्लीज तुम यहाँ पे रुक जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन घोस्ट तो यहाँ पे रुथलेस है, वो तुरंत ही कमांड दे देता है फायर, किसी को भी मत छोड़ना तुम लोग यहाँ पे। और अब क्रिस्टियाना अपनी आंखों से देखती है कि उसका पूरा प्लेनेट उसी के सामने वहाँ पे बर्बाद हो जाता है। इधर वापस अपने लियाम के प्लेनेट में वो अभी भी फ्रस्ट्रेटेड है कि अभी तक उसे वे ऑफ द फ्लैश क्यों नहीं सीखने में मिला, लेकिन उसके लॉर्ड वाले ड्यूटीज भी तो हैं। वो अमानगी से आकर के कहता है मंथली सारी रिपोर्ट तुम मुझे यहाँ पे दिखाओ। अमानगी आकर के कुछ चार्ट्स और ग्राफ को वहाँ पे दिखा देती है। प्रोडक्शन सेक्टर वहाँ पे ठीक ठाक ही ग्रोथ कर रहा है पर डेट अभी भी वही की वही है। लियाम अभी भी वहाँ पे इम्प्रेस्ड है, थैंक गॉड मैंने ये सारी चीजें इस एआई को दी थी। लेकिन अमागी वहाँ पे सच बोल देती है, ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड से यहाँ पे स्लो है। उन्होंने वेलफेयर प्रोग्राम में हैवी इन्वेस्टमेंट की थी लेकिन रिटर्न तो 0 के बराबर आया, मतलब कि पूरा टोटल लॉस। लियाम कहता है मुझे ला करके तुरंत ही फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाओ। यहाँ पर लियाम का पुराना अकाउंटेंट मोड ऑन हो जाता है। एक ही झलक में वो यहाँ पे पकड़ लेता है कहानी के अंदर कुछ तो यहाँ पे ट्विस्ट है। वो अमागी से कहता है जो भी इस प्रोग्राम का यहाँ पे हेड है उसे तुम तत्काल यहाँ पे बुलवाओ मेरे सामने। थोड़ी देर में बंदर सी शक्ल का एक बंदा आ जाता है। लियाम सीधा पॉइंट पर बात करता है, अगर तुझे कुछ भी यहाँ पे बोलना है तो अभी बोल, वरना बाद में सिर्फ पनिशमेंट ही मिलेगी, मैं तुझे पटक पटक के यहाँ पे मारूंगा। वो नोबल बंदा शक्ल पर तो इनोसेंट बनने की पूरी कोशिश करे जा रहा था। मुझे क्या पता था माय लॉर्ड, लेकिन लियाम तो हमारा पुराना खिलाड़ी है। तभी लियाम उससे कहता है तूने इतनी ज्यादा इनवॉइस में क्यों जुगाड़ लगाया है, मैं बहुत पुराना अकाउंटेंट हूँ यहाँ पे, 10 सालों से मैं यही काम करता आ रहा हूँ। दोस्तों उसने इनवॉइस के अंदर इतना ज्यादा जुगाड़ लगा करके रखा हुआ था कि कोई भी अगर नया बंदा होता तो वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता। लेकिन लियाम की आंखें तो बिल्कुल से वहाँ पे शातिर हैं, वो एक ही झलक में वहाँ पे समझ गया। ये देखो ये बंदे तो जो झोल झाल साफ साफ किया है यहाँ पे, ऊपर से इस बंदे ने वेलफेयर प्रोग्राम के वेंडर भी बदल दिए हैं। लियाम कहता है अबे तूने यहाँ पे वेंडर को क्यों बदला। वो नोबल वहाँ पे कहता है न्यू वेंडर यहाँ पे काफी बेहतर है। लियाम साफ साफ कह देता है हाँ इसी वजह से तो यहाँ पे प्रोग्राम डूबा हुआ है, ये मोटकू बंदर सा बंदा तो यहाँ पे बिल्कुल से करप्ट है। लियाम ज्यादा गुस्सा भी नहीं होता, वो वहाँ पे सोचता है मैं तो इविल लॉर्ड बनना चाहता था तो शायद ये सारी चीजें उसी चीज का वहाँ पे हिस्सा है। तभी कानामी वहाँ पे एक बॉम्ब ड्रॉप करती है। वैसे इस नोबल के ऊपर पहले भी एम्बिजलमेंट का केस वहाँ पे कई सारे चढ़े हुए हैं। लियाम शॉक्ड हो जाता है, फिर भी ये यहाँ पे नौकरी के अंदर कैसे काम कर रहा है। तो वो नोबल बताता है केस यहाँ पे क्लोज हो गया, ब्लेन मेरे पूरे सबऑर्डिनेट के ऊपर गया था, उसे हम लोगों ने मिलकर के यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। लियाम इंस्टेंटली टर्न होता है अमागी की तरफ। अमागी क्या ये सारी बातें यहाँ पे सच हैं? कानामी सर्च करती है, एविडेंस तो नहीं मिला लेकिन उस बंदे को वहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया गया था। लियाम का दिमाग गुस्से से वहाँ पे पूरी तरीके से घूम जाता है, वो समझ जाता है ये सब ड्रामा था, असली में तो यही बंदा ये सब के पीछे है। वो अपनी तलवार को वहाँ पे उठा लेता है, धीरे धीरे वो वहाँ पे उसी नोबल की ओर बढ़ता है। नोबल अब पैनिक में, माय लॉर्ड अब सारे लोग यहाँ पे ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये तो पूरी तरीके से सिस्टम है। लियाम ग्रो करता है तो सिस्टम बन गया। वो तुरंत ही से अपनी तलवार को निकाल लेता है। अमागी वहाँ पे चिल्ला उठती है लेकिन तभी उस नोबल के मुंह से वहाँ पे आवाज निकलती है तुम तो अभी भी यहाँ पे बच्चे हो तो बच्चे ही रहो, तुमको समझ नहीं है कि आखिरकार दुनिया यहाँ पे कैसे काम
काम करती है और अगले ही सेकंड लियाम तुरंत ही जा करके उसके सिर को वहाँ पे अलग कर देता है। लियाम का गुस्सा अभी भी वहाँ पे शांत नहीं हुआ था। वो अमागी को तुरंत ही ऑर्डर दे देता है, प्लेनेट के सारे नोबल्स को तुम जा करके इन्वेस्टिगेट करो, जो भी करप्ट निकले सबको तुम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो। अमागी सॉफ्टली कहती है, माय लॉर्ड प्लीज पहले आप यहाँ पे शांत हो जाओ। ये लियाम का पहला मर्डर था, उसका हाथ वहाँ पे तलवार से चिपका हुआ था, नर्व सिस्टम वहाँ पे फ्रीज हो गया। अमागी आ करके सॉफ्टली उसका हाथ वहाँ पे उसी शॉट से हटाती है। डीप ब्रीथ लियाम सर, यू आर नॉट अ मॉन्स्टर। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे एक्सप्लेन करती है कि अगर आप सारे के सारे नोबल्स को यहाँ पे मार दोगे तो प्लेनेट चलाने वाला कोई भी यहाँ पे नहीं बचेगा सर। लियाम थोड़ा सा सोचता है, अमागी वहाँ पे प्रेफर करती है हम लोग कुछ लॉयल डॉग्स को वहाँ पे सर्व करते हैं उसी काम के लिए, आर्टिफिशियल ऑफिसेंस। लियाम कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पे भरोसा करता हूँ। थोड़े टाइम के बाद लियाम वहाँ पे लोडिंग वे में होता है। स्वॉर्ड फाइटिंग के बेसिक्स सब उसके ब्लड के अंदर वहाँ पे घुस चुके हैं। अब वो बैटल सूट को वहाँ पे ट्राई करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे रेडी होता है याशुशी आकर के वहाँ पे टपक जाता है। वो कहता है अगर तू यहाँ पे एक बड़ा वॉरियर बनना चाहता है तो ऑटोमेटिक सूट को यहाँ पे बंद करो यूज करना। लियाम सीधा उसी से पूछता है कि क्या और कोई ऑप्शन है यहाँ पे। वो समुराई कहता है एक सूट है जो कि फुली तुम्हें यहाँ पे समुराई बनाएगा, और तो और वो वहाँ पे मैनुअल है पर आज तक उसे कोई भी वहाँ पे यूज नहीं कर पाया। लियाम का एक्सप्रेशन चैलेंज एक्सेप्टेड। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि भाई की वाइफ और उसकी बेटी वहाँ पे धोखा देती है एंड भाई को इसिकाई वर्ल्ड के अंदर भेजने के लिए खुद गॉड वहाँ पे आ गया। थोड़ी देर के बाद लियाम वापस से लोडिंग वे में आता है। अब क्योंकि उसे शॉर्ट फाइटिंग के बेसिक्स अच्छे से आ चुके हैं, वो दोबारा बैटल सूट के साथ प्रैक्टिस करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो उसी बैटल सूट के अंदर जाने ही वाला होता है तभी याशुशी आता है और कहता है अगर लियाम तुम सच में यहाँ पे ट्रू वॉरियर हो तो तुम नॉर्मल मैनुअल वाला सूट यहाँ पे यूज करो। फिर जिसके बाद लियाम मसीता से पूछता है कि क्या और कोई यहाँ पे सूट है जिसको कि वो यूज कर सकता है। तो मसीता उसे बताता है कि एक सूट है जो कि पूरी तरीके से मैनुअल है, लेकिन आज तक उसको तो मैं भी प्रॉपरली यहाँ पे नहीं चला पाया हूँ। याशुशी ने ये पूरा आइडिया इस वजह से यहाँ पे सोचा क्योंकि लियाम वास्तव में अगर यहाँ पे सूट चलाना सीख गया तो याशुशी के पेट में तो वहाँ पे लात पड़ने वाली है। जब याशुशी रॉयल स्टोरेज में कुछ चुराने के लिए गया था तो उसे एक पुराना टूटा फूटा मेक मिल गया, तो उसने सोचा कि लियाम को बेवकूफ बना करके उसी मेक के अंदर डाल दिया जाए क्योंकि एक नॉर्मल बंदा कभी भी उस चीज को मास्टर नहीं कर पाएगा। एंड उसका प्लान वहाँ पे काम कर गया क्योंकि लियाम पूरी तरीके से उस अविड मेक की ट्रेनिंग के ऊपर लग गया है क्योंकि मेक फुली मैनुअल है। अगर लियाम को उस चीज को चलाना है तो उसे बेहद ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इसीलिए उसकी ट्रेनिंग असल में वहाँ पे उसे स्ट्रॉन्ग बना सकती है। एंड इसी चीज को करने से वो गैलेक्सी का सबसे ज्यादा खतरनाक वॉरियर भी बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले उसे एक ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो कि मेक को वहाँ पे ठीक कर सके। अशीता खुश है कि लियाम इतना फोकस्ड है यहाँ पे मेक ट्रेनिंग में, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहा कि लियाम इतना ज्यादा डिफिकल्ट मैनुअल मेक से क्यों ही शुरू करना चाहता है। एंड उसे ये चीज भी वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि लियाम नॉन स्टॉप एक बोल्ट के ऊपर तलवार चला रहा है इतने दिनों से। तो लियाम से कहता है आखिरकार सर आप यहाँ पे क्या ही कर रहे हो। तो वो उसे बताता है कि वो यहाँ पे याशुशी का दिखाया हुआ सीक्रेट टेक्निक रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है और चाहे जितना भी टाइम लगे वो लगातार प्रैक्टिस को करता ही रहेगा जब तक कि लियाम वो वाली टेक्निक को मास्टर नहीं कर लेता। मासीता को यही लगता है कि ऐसी कोई टेक्निक यहाँ पे होती नहीं है, लेकिन वो बेचारा इस चीज को समझा नहीं पाता कि याशुशी ने उसको वहाँ पे चूना लगा दिया है। तो वो उसे वही चीज करने देता है जो कि लियाम वहाँ पे कर रहा था। उसी दिन लेटर अमाजी लोडिंग में जाती है लियाम की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए। उसके हिसाब से याशुशी की एडवाइस बेकार एनएफटी से भी कम है, लेकिन क्योंकि लियाम उस चीज को यूज करने वाला है तो वो अपने तरफ से बेस्ट देगी, लेकिन वो खुद पर्सनली मेंटेनेंस करने के क्वालिफाइड तो नहीं है, इसीलिए एक इंपीरियल मेक स्पेशलिस्ट को वहाँ पे बुलाया जाता है। अगले दिन लियाम और एमएनआई वहाँ पे एयरपोर्ट पर जाते हैं, वहाँ पे उन्हीं इंसान को वेलकम करने के लिए। जैसे ही नाइस आकर एमएनआई को देखती है उसका रिएक्शन थोड़ा सा अजीब हो जाता है। लियाम को यह लगता था कि कंट्री का कोई इंसान रोबोट को देख करके वहाँ पे अजीब सी फीलिंग फील करेगा, लेकिन उसकी सरप्राइज तो ये होती है कि नाइस तो काफी ज्यादा वहाँ पे एक्साइटेड लग रही होती है। उसे तो एंड्रॉइड्स के लिए एक अनहेल्दी ऑब्सेशन है एंड वो तुरंत ही समझ जाती है कि एमएनआई वहाँ पे एक हाई स्पेक मॉडल है, तो वो उसके हर कोने कोने को रिसर्च के लिए इंस्पेक्ट करना चाहती थी। लियाम ने कुछ ऐसी हरकतें की थी जब उसने पहली बार एमएनआई से मिला था, लेकिन किसी और को ऐसी चीजें करता देखना काफी वियर्ड लगता है, तो वो नाइस को ऑर्डर देता है कि वो वहीं पे रुक जाए। फिर वो उसे ले जाता है बे में जहाँ पर की मैनुअल मेक रखा हुआ था और लियाम कहता है कि इसको रिस्टोर करो, पर नाइस कहती है ये तो टोटली यहाँ पे खत्म हो चुका है। नाइस उससे ये भी कहती है कि लियाम ये चीज बेहतर होती कि तुम कोई और नया मॉडल यहाँ पे खरीद लेते, पर लियाम तो इंसिस्ट करता है कि उसको वही वाला मॉडल चाहिए। नाइस उसको सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि इस मॉडल के पार्ट यहाँ पे बनना बंद हो चुके हैं, इसलिए रिपेयर तो हमें काफी ज्यादा ही महंगा पड़ेगा। लेकिन लियाम को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे जितना भी पैसा लगे वो रेडी है खर्चा करने के लिए, बस एक बार ये मेक यहाँ पे चल जाए। जहाँ पर उस लड़की का तो सपना वहाँ पे सच हो जाता है, इसका मतलब है वो जितना चाहे उतना पैसा हमारे लियाम से ले सकती है। लेकिन
एक और बात है, लियाम वहाँ पे कहता है कि उस मेक के अंदर फिनिशर भी होना चाहिए। नाइस परेशान हो जाती है, वो पूछती है फिनिशर होता क्या है, तो लियाम उसे समझाता है वो यहाँ पे एक कूल मूव होता है जैसा कि रॉकेट फेस, जिसका यूज करके वो अपने एनिमीज को एक ही बार में वहाँ पे खत्म कर दे। तभी याशोशी बे के अंदर एंटर करता है एंड जैसे ही वो नाइस को देखता है वो तुरंत ही प्यार के अंदर पड़ जाता है। थोड़ा शांत हो जाने के बाद अपनी फेक पर्सनैलिटी को बना करके उसके पास जाता है, लेकिन नाइस को तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसका पूरा ध्यान तो वहाँ पे रॉकेट फिस्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है। वो बताती है कि सर ये चीज पूरी की पूरी यहाँ पे बेकार है, थ्रस्टेड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जगह ले लेंगे और फाइट के बीच में अपना हाथ निकाल करके फेंक देना ये तो बिल्कुल बेकार मूव है। लेकिन लियाम को तो रॉकेट फिस्ट अब भी वहाँ पे कूल लग रहा था, इसीलिए वो उससे कहता है जितना भी पैसा लगे लगाओ, मुझे यहाँ पे रॉकेट फिस्ट चाहिए तो चाहिए। आखिर में दोनों ही वहाँ पे एक एग्रीमेंट के ऊपर पहुंच जाते हैं और दोनों ही मेक की कूलनेस के बारे में मिल करके वहाँ पे मजा ले रहे होते हैं। जब याशोशी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि यहाँ पे कि नाइस को लियाम पसंद है, वो नहीं, शायद इस वजह से क्योंकि लियाम यहाँ पे एक अच्छा इंसान है और वो नहीं। जैसा कि याशोशी एक मूर्ख आदमी है तो वो अपनी छवि निकालने की कोशिश करता है हमारे हीरो के ऊपर। वो यहाँ पे लियाम को ले करके जाता है जहाँ पर कि वो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल ट्रेनिंग देगा उसे। वो लियाम के ऊपर लगातार फायरिंग करता है एंड झील के बीच में लगातार एक वुड के ऊपर हमारे लियाम को आंखें बंद करके खड़ा कर दिया जाता है। वो ये सब कहता है कि ये सारी चीजें यहाँ पे लियाम के माइंड एंड आई को एक साथ कंट्रोल में रखेंगे, जिससे कि हमारा हीरो बिना देखे अटैक को वहाँ पे फील कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें बिल्कुल बकवास हैं। उसी बीच क्रिस्टियाना का शिप गोस ने वहाँ पे किडनैप कर लिया था और अब वो और उसकी पूरी क्रू वहाँ पे प्रेजेंस बन चुकी है। गोस वहाँ पे मजे ले रहा होता है क्रिस्टियाना के हार के। क्रिस्टियाना उससे पूछती है कि आखिरकार वो उसके साथ क्या ही करने वाला है, तो गोस बताता है कि वो उसको अपने ट्रेजर प्लैनेट के अंदर लेकर के जाएगा और अपने कलेक्शन के अंदर वहाँ पे ऐड करेगा। क्रिस्टियाना को यही लगता है कि वो किसी क्रीपी डंजन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन दोस्तों सच उससे भी ज्यादा वहाँ पे डरावना होता है। गोस उसको ले करके जाता है वो भी एक भयंकर सी लैब के अंदर, जहाँ पर कि क्रिस्टियाना एक हॉरर को देख करके शॉक्ड थी। वो क्रीपी सेलम पहले उसकी टीम का एक मेंबर हुआ करता था, लेकिन घोस्ट ने तो उसको अपने मैड साइंटिस्ट को दे दिया था एंड अब वो उसकी साथी कुछ ऐसा दिख रही थी जैसे कि वो कभी यहाँ पे इंसान ही नहीं थी। वो घोस्ट साइंटिस्ट से कहता है कि अब क्रिस्टियाना उसकी नई बेट बनेगी एंड क्रिस्टियाना के ऊपर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। पहले वो क्रिस्टियाना की एक आई को निकाल करके उसको अपने हाथों में लगाएगा, क्योंकि क्रिस्टियाना देख सके कि कैसे उसका शरीर तोड़ मरोड़ करके पहचान से बाहर कर दिया जाता है, बिल्कुल जैसे कि उसकी पहली बेट थी। इस तरफ बेचारी क्रिस्टियाना अपनी जीवन का सबसे बुरा वक्त जी रही होती है। दूसरी तरफ हमारे हीरो के वर्ल्ड में सारी चीजें वहाँ पे काफी अच्छी चल रही होती हैं। लियाम के रूल के नीचे प्लेनेट की इकोनॉमी काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है, इसलिए लियाम के वर्क से सारे लोकल लोग बहुत ही खुश हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि सब कुछ इतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा एंड अब वो सभी लोग एक्साइटेड है कि आखिरकार लियाम अब आगे क्या ही करने वाला है वहाँ पे उनके प्लेनेट को और भी बेहतर बनाने के लिए। लेकिन उन बेचारों को तो नहीं पता कि लियाम ने अभी अभी प्लेनेटरी बजट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा अपने काम के ऊपर उड़ा दिया है। माइंस फाइनली मेक को उसकी पुरानी ग्लोरी डेज के ऊपर रिकवर कर देती है एंड वो अपने इतने ज्यादा हार्डली काम के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड करती है। तो वो यहाँ पे लियाम को मेक के सारे कंट्रोल्स दिखाने के लिए ऑफर करती है। मेक के अंदर का कंट्रोल रूम और भी ज्यादा यहाँ पे बेहतर बना दिया गया है और अब जब लियाम पूरी तरीके से स्ट्रैप्ड इन हो जाता है तो नाइस तुरंत ही वहाँ पे इंजन को स्टार्ट करती है। मेज ऑन होते ही तुरंत ही वहाँ पे लियाम को स्कैन करता है एंड उसको पहचानता है, साथ ही में उसको वहाँ पे नया पायलट डिसिग्नेट कर देता है एंड अब कोई भी इस मेज को यहाँ पे यूज नहीं कर सकता जब तक कि लियाम यहाँ पे जिंदा है। लियाम वहाँ पे एक्साइटेड है कि फाइनली वो उसको वहाँ पे ट्राई करे, लेकिन जैसे ही वो कंट्रोल्स को वहाँ पे पकड़ता ही है मेज तुरंत ही वहाँ पे गिर जाता है। माइंस उसे याद दिलाती है कि इस मेज के अंदर ऑटो पायलट सिस्टम नहीं है, इस वजह से हर एक स्टेप को लियाम को वहाँ पे मैनुअली कनेक्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है लियाम लेकिन इन चीजों के लिए तैयारी कर रहा था, तो वो तुरंत ही से कंट्रोल को वहाँ पे वापस ले लेता है और धीरे धीरे ही सही वहाँ पे मेज को वापस से खड़ा करता है, जिसके बाद वो बे से बाहर धीरे धीरे चलना शुरू करता है। नाइस वहाँ पे इम्प्रेस हो जाती है, लियाम तुम तो पहली बार इसको यूज कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम इतनी अच्छी तरीके से इसे चला सकते हो, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। चलते चलते वो लड़की उसे बताती है कि मेज के ऑपरेशन में इमेजिनेशन क्रूशियल बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जितनी ज्यादा विविड इमेजिनेशन होगी मेज उतना ही ज्यादा शार्प काम करेगा। लियाम ट्राई करता है अपनी इमेजिनेशन को फोकस करने का ताकि उसका मेज वहाँ पे कोई कूल मूव करे, लेकिन गलती से हमारे भाई की नजर पता है कहाँ चली जाती है, नाइस के चेस्ट के ऊपर। यही जगह से सारी चीजें डाउनहिल चली जाती हैं। अब लियाम वहाँ पे पूरी इमेजिनेशन कर रहा होता है नाइस के चेस्ट के बारे में कि अगर वो नाइस को हर पॉसिबल तरीके से टच करेगा तो वो वहाँ पे कैसा लगेगा एंड मेज वही एक्शन सबके सामने वहाँ पे परफॉर्म करने लग जाता है। वहाँ के लोगों को समझ ही नहीं आता कि मेज बस उसकी इमेजिनेशन के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, तो सभी लोग ये चीज को मान लेते हैं कि लियाम लिटरली चढ़ चुका है नाइस के ऊपर। मेज के अंदर से याशुशी ये सारी हरकतों को सोच करके गुस्से से वहाँ पे पागल हो जाता है। उसे यही लगता है कि लियाम ने उसके पेट के ऊपर वापस से लात मार दिया, मतलब कि उसकी क्रश को
उसने छीन लिया। जबकि मासीटा थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करता है, वो कह रहा होता है फाइनली मेरे प्रिंस ने इंसानों के ऊपर तो यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया, नहीं तो मैं तो पागल ही हो रहा था कि इसको यहाँ पे एआई पसंद है। लियाम ट्राई करता है कुछ समझाने का ताकि नैस उसे परवेंट ना समझे, लेकिन तब तक मेज तो पेल्विक थ्रस्ट करना भी वहाँ पे शुरू कर देता है। एंड फिर जिसके बाद गाइस आपको भी पता है कोई भी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे काम ही नहीं आता। बदले में याशुशी दोबारा से लियाम के ऊपर टेनिस बॉल्स को फेंकता है, जिसके बाद लियाम वापस से अपने रेगुलर ट्रेनिंग के ऊपर लग जाता है। वो बाहर वे ऑफ द फ्लैश टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो जितनी भी शॉट सिंक कर ले वो पोस्ट को दूर से कट नहीं कर पाता। अब उसे यही फील होने लग जाता है कि शायद उसके अंदर स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट ही नहीं है। तभी अमान जी वहाँ पे आती है एंड उसे ये चीज को फील करने से वहाँ पे रोकती है। वो उसे समझाती है कि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं है लियाम, बल्कि याशुशी और उसकी बेकार सी टीचिंग के ऊपर प्रॉब्लम है। और जो अंधा ट्रस्ट लियाम वहाँ पे उसके ऊपर करता है वो भी यहाँ पे एक बड़ा इशू है। लेकिन जब लियाम फेथ इन याशुशी सुनता है तो उसे यही लगता है कि अमा जी यही कह रही है कि उसके टीचर के ऊपर उसका फेथ पूरा नहीं है। उसके लिए ये मान लेना बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि याशुशी उससे झूठ बोल सकता है या फिर गलत हो सकता है। इसलिए लियाम यही सोचता है कि उसकी गलती ये सारी चीजें यहाँ पे उसकी सोचने में हो रही हैं, याशुशी की नहीं। तभी लियाम को अचानक से याद आता है कि इस दुनिया के अंदर तो यहाँ पे मैजिक भी एग्जिस्ट करता है, चाहे बिना टच किए किसी पोस्ट को स्लाइस करना फिजिकली यहाँ पे इम्पॉसिबल लगे, लेकिन मैजिक के वजह से ये चीज तो यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। ये रियलाइजेशन हमारे लियाम के ट्रेनिंग में एक बड़ा ब्रेक थ्रू बन जाता है। अगले कुछ महीने वो लगातार मैजिक के साथ स्लैशिंग प्रैक्टिस को करता रहता है, जब तक एक दिन वो याशुशी को बुलाता है ताकि वो उसको दिखा पाए कि उसने यहाँ पे क्या चीज को अचीव किया है। लियाम याशुशी से कहता है कि उसने फाइनली द वे ऑफ द फ्लैश को मास्टर कर लिया है, लेकिन याशुशी को लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, ये चीज तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये महाशय कहाँ से सीख जाएंगे भाई। तो वो यही चीज को एक्सपेक्ट करता है कि लियाम एक बार फिर वहाँ पे फेल होगा, लेकिन जैसे ही लियाम वहाँ पे अपनी शॉट को निकालता है वो एक कंसंट्रेटेड मैजिक फ्लो को वहाँ पे बाहर फेंकता है, जो तो दूर से ही पोस्ट को वहाँ पे आधा कर देती है। याशुशी तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं रख पा रहा, लेकिन अपने मास्टर वाली इमेज को बरकरार रखने के लिए वो लियाम से कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन टेक्निक को सच में मास्टर करने के लिए अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। याशुशी वहाँ से चला जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो यहाँ पे घबरा चुका है, क्योंकि लियाम ट्रेनिंग में सच में एक मास्टर है। इतने सालों तक याशुशी उससे वे ऑफ द फ्लैश के बारे में झूठ बोलता रहा, लेकिन फिर भी लियाम ने किसी न किसी तरीके से उसी टेक्निक को अचीव कर लिया। थोड़ी समय के बाद लियाम को पता चलता है कि उसके एक रिसोर्स प्लेनेट के ऊपर कुछ पायरेट्स ने आकर के हमला कर दिया है। ये वही प्लेनेट है जो कि बैंकफील्ड चलते के दौरान इसी प्लेनेट को इम्प्लिमेंट नहीं किया गया था। बस इसी वजह से एम्पायर ने उसे यहाँ पे नहीं लिया, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही खराब है और माइनिंग बहुत ही मुश्किल। इसी वजह से उन्हें लगा कि ये प्लेनेट यहाँ पे कोई भी काम का नहीं है, लेकिन अमागी ने कुछ प्लांट्स को वहाँ पे सेटअप किया था ताकि वहाँ से एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट किया जा सके। अब वही प्लांट पायरेट्स का टारगेट बन चुका है और बैंकफील्ड आर्मी जा करके वहीं पे उनसे लड़ाई कर रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे हीरो को लगता है कि वो लोग ज्यादा देर तक वहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। लियाम अमागी से पूछता है कि क्या उसके पास कोई बैटल प्लान है। अमागी सजेस्ट करती है कि वो दोनों प्लेनेट के ब्लाइंड स्पॉट से जा करके हमला करे, जिससे कि पायरेट्स वहाँ पे सरप्राइज हो जाएं। लियाम को ये वाला आइडिया पसंद आता है एंड वो तुरंत ही अपनी आर्मी को ऑर्डर दे देता है वो लोग ऑर्बिट के अंदर पायरेट फोर्सेस को रोकें, जब तक वो खुद पर्सनली प्लेनेट की यहाँ पे रक्षा करेगा। माशिता कोशिश करता है उसको वहाँ पे मना करने की, क्योंकि एक लॉट के लिए फ्रंट लाइन के अंदर लड़ना बहुत ही डेंजरस होता है, लेकिन लियाम बोल पड़ता है वो किसी को भी अपना माल चुराने नहीं देगा, साथ ही उसे अपने नए स्किल्स को भी दिखाने का मन है। लियाम और उसकी बची हुई फ्लीट जल्दी वहाँ पे रिसोर्स प्लेनेट के ऊपर पहुंच जाते हैं एंड अमागी रेल क्लाइन को वहाँ पे रेडी करती है, जिसके अंदर के लियाम का खुद का मेक वहाँ पे लोड किया जाता है। जैसे ही कैनन क्लाइम होती है अमागी लियाम को इन्फॉर्म कर देती है उसे प्लेनेट की सरफेस की तरफ हाई स्पीड में ले जाकर के लॉन्च किया जा रहा है। तब पायरेट्स वहाँ के लास्ट प्लेनेटरी रिसोर्स को जा करके डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनमें से कोई एक को कोई हवा से आकर के उड़ा देता है। पायरेट्स पलट करके देखते हैं कि आखिरकार ये हमला किसने किया। तभी लियाम वहाँ पे डिसलैंड करता है उनके ऊपर। लियाम तो वहाँ पे एक पायरेट के बीच से 2 टुकड़े करके फेंक देता है। बाकी के बचे सारे पायरेट्स अलग अलग हो जाते हैं, छुपने की वहाँ पे जगह ढूंढते हैं ताकि वह लोग लियाम को सराउंड कर सकें। लेकिन जैसे ही 2 पायरेट्स पीछे से जा करके लियाम को अटैक करने के लिए जाते हैं, लियाम उनको फील कर लेता है और तुरंत दोनों को वहाँ पे काट देता है। वो उन्हें आंखों से तो नहीं देख सकता था, लेकिन याशुशी के टेनिस बॉल वाले टॉर्चर ने उसको पूरी तरीके से अंधा होकर के लड़ना सिखा दिया था। तभी एक ग्रुप ऑफ पायरेट लियाम के ऊपर लेजर अटैक करते हैं। तो लियाम भी डिसाइड करता है कि वो वही करेगा। वो अपनी तलवार को शीट करता है ताकि एक लेजर कैनन को समन कर सके। फिर वो लेफ्ट और राइट सब जगह वहाँ पे ब्लास्ट करना शुरू कर देता है, जिससे कि पायरेट्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक साथ मिल करके इसके ऊपर हमला करना होगा। लेकिन गलती से वो सभी पायरेट्स एक परफेक्ट लाइन के अंदर आ जाते हैं, बिल्कुल सही मूवमेंट फॉर हमारे लियाम के लिए, एक अच्छा और परफेक्ट अटैक लॉन्च करने के लिए। एंड हमारा हीरो भी वैसा ही करता है। वो तुरंत ही से अपनी स्वॉर्ड को निकालता है एंड अपने माना के फ्लैश के साथ पायरेट आर्मी की आधी आर्मी को तो वहीं पे खत्म कर देता है। पायरेट अब सदमे में, भाई इतने ज्यादा दूर से कोई कैसे ही मार सकता है हमें।
हमें। एंड अगर वो ऐसा कर सकता है तो ये कहना भी बुरा नहीं होगा कि हमें उससे लड़ना नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे भागना होगा। दोस्तों जितने भी लोग वहाँ पे बचे होते हैं वो लोग तुरंत ही से वहाँ पे भागने लग जाते हैं। लियाम अब डिसअपॉइंटेड होता है कि वो अपनी और भी ज्यादा स्वॉर्ड स्किल को नहीं दिखा पाया, लेकिन वो ये चीज को भी नहीं चाहता कि पायरेट्स इसी तरीके से आ करके चले जाएं। मतलब कि लियाम का कहना है अगर हमारी कंट्री आए हो तो पहल के तो जाओगे ही। तो वो अपने सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वो तेजी से चिल्लाता है रॉकेट फिस्ट एंड अपना हाथ वहाँ पे दौड़ते हुए पायरेट्स की तरफ पॉइंट कर देता है। लेकिन नॉर्मल रॉकेट फिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एवेड एक जाइंट एटॉमिक बॉम्ब निकलता है एंड वो गलती से वहाँ पे लॉन्च भी हो जाता है। अभी इस इतने भयंकर अटैक के बाद कोई भी पायलट वहाँ पे जिंदा बचने वाला नहीं था। लेकिन लियाम अभी भी वहाँ पे अपसेट था क्योंकि ये वो चीज नहीं थी जो कि उसने वहाँ पे उसी लड़की से बोला था। उसका मतलब था कूल रॉकेट पंच, ना कोई एटॉमिक बॉम्ब। उसी बीच लियाम को अमागी का एक मैसेज मिलता है। वो माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से कई सारे पायरेट्स वहाँ से चले गए एंड वो काफी सारे पायरेट्स को मार भी नहीं पाई। 60% पायरेट्स लोग वहाँ पे एस्केप कर चुके हैं, लेकिन अमागी ने 30% पायरेट्स को तो वहाँ पे उड़ा दिया है एंड जितनी भी शिप वहाँ पे बच गई उन लोगों को अपनी कमांडर की आर्मी के अंदर रख लिया गया है। पूरा फोर्स वाइप आउट करना अच्छा होता है, लेकिन लियाम तो वहाँ पे फाइनल रिजल्ट से खुश है। वो तुरंत ही अमागी को थैंक्स बोलता है एंड कहता है कि उसने अच्छा जॉब किया। इधर पायरेट गोस्ट को भी पता चल चुका है कि उसने थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे अटैक करवाया था वो सभी के सभी लोग अपने विजन के अंदर वहाँ पे फेल हो चुके हैं। जिसके बाद ये गोस्ट गुस्से से पागल हो चुका है। साइंटिस्ट उसे बताता है कि तुम्हारे कमांडर लोगों ने यहाँ पे उस बैंकफील्ड कंट्री को कम आका था, इसके वजह से वो लोग इतनी बुरी तरीके से हारे हैं। इसके कारण उनको वहाँ पे पीछे हटना पड़ा, वरना तो उनकी पूरी की पूरी फ्लीट वहाँ पे खत्म हो जाती। पर चाहे फैसला जितना भी लॉजिकल हो, गोस्ट को वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोस्ट का यही प्लान है, जितने भी पायरेट्स यहाँ पे भाग चुके हैं वो सबको जा करके एग्जीक्यूट कर देगा। उसके दिल में पीठ दिखा करके भागने वाले लोगों का कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा एंड उनको खत्म कर देने के बाद वो खुद जा करके उसी प्लेनेट के ऊपर हमला करेगा, ताकि सभी को मैसेज मिल जाए कि पायरेट किंग कितना ज्यादा खतरनाक आदमी है। वो पूरी तरीके से टॉर्चर्ड और न्यूट्लिएटेड क्रिस्टियाना का मजाक उड़ाता है एंड कहता है मैं वापस आऊंगा, फिर तुम्हारे साथ और खेलूंगा मैं। दूसरी तरफ लियाम और उसकी बची हुई फील्ड अभी अभी यहाँ पे बैटल से वापस आई है एंड लियाम बहुत ही खुश होता है क्योंकि हर चीज वहाँ पे अच्छी हुई है। उन्होंने तो रिसोर्स प्लेनेट को डिफेंड कर लिया, साथ ही में बोनस में उन लोगों ने कुछ पायरेट शिप को भी वहाँ पे चुरा लिया। और इंपीरियल लॉ के हिसाब से अगर तुम किसी पायरेट से कुछ लूट लेते हो तो वो शिप और उसका पूरा कार्गो वो तुम्हारा लीगली हो जाता है। एंड इस बार तो किस्मत भी हमारे हीरो के साथ ही, क्योंकि उन शिप के अंदर छुपा हुआ था ढेर सारा खजाना। जैसे ही लियाम ट्रेजर का नाम वहाँ पे सुनता ही है, उसके मन के अंदर गोल्ड और सिल्वर की चीजें याद आने लग जाती हैं। लेकिन ब्रायन उसे बताता है कार्गो तो यहाँ पे गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूबल होता है। इन्वेंट्री लेने के बाद अमागी उससे बताती है कि शिप के अंदर रेयर मेटल्स जैसे ओरिचाल्कम एंड एडामेंटाइट मिले हैं, लेकिन लियाम उनके ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता क्योंकि वो सारे के सारे मेटल सिर्फ वहाँ पे वेपन बनाने के काम आते हैं। उससे तो कोई डायमंड से बना हुआ क्राउन चाहिए था जो कि वो अपने सिर के ऊपर पहन सके। ब्रायन यहाँ पे कंफ्यूज होता है क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर डायमंड तो सिर्फ यहाँ पे चमकीले पत्थर हैं और कुछ नहीं, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती इन कंपैरिजन ओरिचाल्कम या फिर और कोई वेपन बनाने वाले मेटल के आगे। लेकिन हमारे हीरो लियाम को तो गोल्ड चाहिए, बस इससे आगे कुछ भी नहीं। तभी वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि शिप के अंदर थोड़ा गोल्ड भी था, मैं भी लेकर के आता हूँ। लियाम तुरंत ही ब्रायन को ऑर्डर देता है तुम यहाँ पे जा करके उन्हीं गोल्ड कॉइन से कुछ अच्छी चीजें बनवा करके लाओ। ब्रायन वहाँ पे कहता है क्या और कोई मेटल से तुम्हारे लिए कॉइन बनवाया जाए सर? लियाम कहता है नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है। लियाम फिर भी इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, रेयर आइटम सिर्फ उसकी आर्मी के लिए वेपन बनाने के काम आएंगे। लेकिन अमागी बताती है सर यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके पास तो कोई ब्लैक स्मिथ ही नहीं है। एंड एक और मैटर होता है जिसके बारे में अमागी वहाँ पे बात करना चाहती है। बैंकफील्ड मिलिट्री के पास लगभग 10,000 से ज्यादा शिप्स हैं, लेकिन जब उनके अंदर डायस्नोटिक चेक किया गया तब हमें पता चला कि उसके अंदर वैल्यूएबल चीज तो है ही नहीं है। जब पायरेट से फाइट करने का ऑर्डर दिया गया था तब सिर्फ 30% लोग यहाँ पे लड़ने के लिए काबिल थे एंड वही लोग वहाँ पे फाइट के लिए जा भी पाए थे। लेकिन लियाम तो कंफ्यूजन में उन लोगों ने 30% लोगों के साथ यहाँ पे इतनी बड़ी जीत को कैसे हासिल कर लिया। लेकिन ये चीज यहाँ पे सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल हुआ क्योंकि पायरेट के रीडर्स लोग ने यहाँ पे हमारी कंट्री को बहुत ही हल्के में ले लिया था। पूरे वर्ल्ड के एम्पायर की नजर में बैंकफील्ड अभी भी एक बहुत ही छोटी और गरीब कंट्री है, तो नेचुरली पायरेट्स ने वहाँ पे सोचा कि इनके रिसोर्सेस को चुराना तो बहुत ही आसानी होगा हमारे लिए। यूजुअली ये चीज यहाँ पे आसान भी होती, लेकिन हमारे लियाम के दिमाग ने यहाँ पे इन सारी चीज को उल्टा ही करके रख दिया। अगर पायरेट लोग मिल करके फुल स्ट्रेंथ अटैक भी कर देते हैं तब भी वो लोग लियाम के मिलिट्री डिफेंस के आगे हार जाते हैं। हमारे हीरो लोगों के पास सिर्फ 30% ही काम करने वाली शिप्स हैं, बाकी या तो खराब हैं या फिर पुरानी होकर के सड़ चुकी हैं। लियाम को ये चीज जरा सी भी पसंद नहीं आती कि उनकी 70% फ्लीट यहाँ पे बेकार पड़ी हुई है। तभी अमागी वहाँ पे एक आइडिया देती है सारी ब्रोकन शिप्स को हटा दो, लेकिन ब्रायन तो तुरंत ही वहाँ पे ऑब्जेक्ट करता है। उसका कहना है अगर शिप्स को हटा दिया गया तो उनकी मिलिट्री स्ट्रेट एम्पायर के रिकॉर्ड पर पूरी तरीके से डाउन हो जाएगी, जिसके वजह से दूसरे लोग बैंकफील्ड
कंट्री को यहाँ पे इजिली टारगेटेबल कंट्री समझ लेंगे। लेकिन लियाम वहाँ पे सोचता है, पर वो यहाँ पे मेंटेनेंस की हाई कॉस्ट को सोच करके अमागी की बात तुरंत ही वहाँ पे मान लेता है। अमागी ब्रायन को शांत करते हुए वहाँ पे सजेस्ट करती है, अगर वो सारे रियल मेटल जो कि हमने पायरेट से यहाँ पे चुराया है हम लोग उन्हें बेच देते हैं तो हमारे नए शिप्स खरीदने के लिए काफी सारे पैसे होंगे। यहाँ पे दुनिया के दूसरे कोने में नियाज खड़े होकर के प्रेजेंटेशन दे रही होती है अपने नई वॉरशिप डिजाइन के लिए। वो प्राउडली बता रही होती है कि उसने शिप का आउटपुट 7% से भी ज्यादा बढ़ा दिया है एंड अब वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव एंड इजी टू रीमेक है। उसका प्रॉमिस है, अगर इंपीरियल आर्मी इस शिप को अडॉप्ट करती है तो उनका फ्लीट और भी ज्यादा यहाँ पे पावरफुल बन जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होती है ओलिविया की, जो कि एक लग्जरी क्रूज लाइनर जैसा शिप वहाँ पे दिखाती है। वो शिप एक लग्जरी होटल जैसा फील देता है वहाँ पे उसे चलाने वाले को और रहने वाले को, विद बार्स, एंटरटेनमेंट जोन एंड कई सारी अच्छी अच्छी चीजें। मैग्निस के वार करने वाले कॉम्बैट में वो डेफिनेटली बेटर होती है, लेकिन ओलिशिया की शिप में लग्जरी का लेवल एकदम ही हाई था अच्छे लोगों के लिए। एंड इतनी ज्यादा लग्जूरियस चीज को देख करके इंपीरियल आर्मी तुरंत ही से उसको चुन लेती है। मैग्नेस वहाँ पे आर्ग्यू करती है कि उसका शिप वहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने सारे के सारे रिसोर्सेज वहाँ पे कॉम्बैट के लिए लगा दिए थे। पर ओलिविया तो वहाँ पे स्मार्टली कह देती है, स्ट्रेंथ सिर्फ पावर से नहीं होती, क्रू के मोराल से भी होती है। अगर क्रू दिन भर की लड़ाई के बाद जा करके बार में आराम कर सके तो उनकी दिन भर की थकान यूं यहाँ पे मिट जाएगी, जिसकी वजह से वो अगले दिन और भी ज्यादा अच्छा लड़ सकते हैं। कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलते वक्त ओलिसिया थोड़ा सा वहाँ पे ग्लोट करती है कि एम्पायर ने उसे मैग्नेस पर प्रेफर कर दिया। मैग्नेस प्रेफर करती है कि वो ये वाला बैटल को हार चुकी है, लेकिन वो कसम खाती है कि रियल फाइट में वो अपनी शिप की पावर को दिखा करके रहेगी। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तो ये है, उसने पूरा का पूरा बजट ऑलरेडी इसी प्रोजेक्ट के ऊपर उड़ा दिया है एंड उसके शिप्स किसी ने भी नहीं खरीदे तो उसे यहाँ पे बैंकरप्सी को डील करना पड़ेगा। तभी उसको लेटे लेटे आइडिया आता है, लियाम अगर उसने जा करके अपनी शिप को लियाम को बेचा तो वो बैंकरप्ट से भी यहाँ पे बच सकती है। बाय द वे लियाम तो यहाँ पे इतना बड़ा खर्चू है कि उसने इतने ज्यादा बेकार से रोबोट के ऊपर इतना ज्यादा जब खर्च कर दिया तब तो वो मेरी इतनी ज्यादा डिजिटल मशीन के ऊपर पक्का ही मान जाएगा। इसी बीच अर्थ में गाइड वहाँ पे लोगों की तकलीफ देख करके और भी ज्यादा अपनी जिंदगी को खुशहाली में गुजार रहा है, लेकिन उसके हिसाब से ये सारी तकलीफ कुछ भी नहीं है लियाम के दुख के सामने। जब लियाम ने आखिरी बार उस गाइड को देखा था तो उसने वहाँ पे उसे एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर भेजा था जहाँ तो उसके थर्ड क्लास पेरेंट्स थे जो कि अपना सारा कर्जा लियाम के ऊपर चढ़ा करके वहाँ पे भाग गए थे। तो नेचुरली गाइड को यही उम्मीद थी कि अब तक लियाम और उसकी टेरिटरी पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुकी होगी, लेकिन जब वो चेक करता है भाई के तो होश उड़ जाते हैं पूरी तरीके से। अरे भाई इसका प्लान तो सचमुच यहाँ पे तरक्की कर रहा है। गाइड का प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया और उसको ये वाली बात बिल्कुल भी पसंद में नहीं आती, लेकिन उसके पास अभी एक और उम्मीद थी, लियाम का मास्टर याशुशी। उसने तो जानबूझ करके याशुशी जैसे फ्रॉड को उसके पास वहाँ पे भेजा था, एक ऐसा बंदा जो कि तलवार को ढंग से पकड़ भी न पाता हो, वो जाकर के इसे यहाँ पे सिखाएगा। और लियाम ने उससे कुछ भी नहीं सीखा होगा। उतने में एक बार के अंदर कुछ लोग बैठ करके वहाँ पे कुछ सीक्रेट बातें कर रहे होते हैं। सभी लोग यही कह रहे होते हैं कि लियाम के राज में इकोनॉमी कितनी ज्यादा बेहतर हो चुकी है, लेकिन याशुशी वो तो एकदम अलग ही जोन में है। वो अपने मन के अंदर सोचता है लियाम तो एक पूरा का पूरा मॉन्स्टर है, उसे पता है कि वो खुद एक ढोंगी है एंड उसके सारे सिखाए गए मूव भी यहाँ पे बिल्कुल फर्जी थे एंड उसने तो जानबूझ करके लियाम को असंभव टास्क दिया था ताकि वो उनसे कुछ भी न सीख पाए। लेकिन लियाम ने तो उन्हीं चीजों से अपनी काबिलियत और मैजिक दिखा करके उन्हीं चीजों को सीख लिया जो कि बिल्कुल अनरियल थे। गाइड तो साइड में बैठ करके ये सारी बातें सुनता है, लेकिन वो बिल्कुल से कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या बकवास है। वो तुरंत ही लियाम को देखता है एंड वो ये चीज को नोटिस करता है कि लियाम वहाँ पे खड़े होकर के ट्रेनिंग कर रहा है। वो एक वुड के टुकड़े को बिना छुए वहाँ पे अपने शॉर्ट से काट देता है, वो भी अपने मैजिक की वजह से, जिसके बाद गाइड बिल्कुल वहाँ पे हिल जाता है क्योंकि उसने तो लियाम को कोई भी मैजिकल एबिलिटी दी नहीं थी। ये सभी की सभी चीजें खुद की मेहनत से लियाम ने वहाँ पे हासिल किया है। गाइड को तो समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि लियाम ने इतने बुरे वर्ल्ड के अंदर भी इतने अच्छा चीज कर रखा है एंड वो इतना ज्यादा ओवरपावर्ड कैसे हो गया। एंड सच कहूँ तो लियाम खुद भी वहाँ पे फील नहीं कर पा रहा था कि उसकी लाइफ 5 साल में इतनी ज्यादा चेंज हो जाएगी। पूरी तरीके से कर्ज में डूबा, फैमिली ने भी आखिरकार उसको धोखा दे दिया। ये तो किसी की भी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी होता, लेकिन किसी तरह लियाम ने सारी चीजों को संभाल लिया। लियाम की टेरिटरी की इकोनॉमी वहाँ पे ग्रोथ कर रही है एंड अब उसकी ड्रीम लाइफ अब वहाँ पे शुरू हो चुकी है। आयरोनिकली गाइड की मदद से लियाम के अंदर के पॉजिटिव इमोशंस गाइड के लिए जहर की तरह बनते हैं। वो गाइड बेचारा लगभग टूट ही जाता है, बिखर जाता है भाई, लेकिन तभी याशुशी के नेगेटिव इमोशंस का थोड़ा स्वाद लेता है एंड खुद को वापस से वहाँ पे रिकवर कर लेता है, जिसके बाद गाइड अब नया प्लान बना रहा है लियाम की जिंदगी को तबाह करने के लिए। गाइड के हिसाब से जब कोई इंसान पीक पर होता है तभी उस इंसान को गिराने में मजा भी आता है। इसी दौरान बैठ करके लियाम और अमागी वहाँ पे शिप की सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। लियाम कहता है क्या कोई लीड मिली यहाँ पे? अमागी उसे बताती है सर इंपीरियल आर्मी यहाँ पे अपनी फ्लीट को अपग्रेड कर रही है, तो वो अपनी पुरानी शिप्स को डिस्काउंट के अंदर बेच रही है। वो मॉडल्स आउटडेटेड जरूर है, लेकिन फिर भी इंपीरियल स्टैंडर्ड के शिप्स यहाँ पे बेहद ही काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल भी होते हैं। लियाम ये बात को सुन करके
तुरंत ही रेडी हो जाता है उन्हीं शिप्स को खरीदने के लिए। लेकिन अमागी उसे तुरंत ही वार्न करती है, एक कंडीशन है सर, अगर लियाम उनकी शिप्स को लेना चाहता है तो उनकी एक्सिस्टेंट क्रू मेंबर्स को भी वहाँ पे हायर करना पड़ेगा। बेसिकली एम्पायर अपने अनवांटेड सोल्जर्स को यहाँ पे लियाम को देना चाहती है, जिसके कारण वो लियाम से उनका बर्डन वहाँ पे उठवा रही है। सारे क्रू मेंबर्स को हायर करना काफी कॉस्टली तो होगा, लेकिन अगर बजट की बात करें तो अमागी वहाँ पे कहती है हम लोग यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। एटलीस्ट उन क्रू मेंबर्स के अंदर एक्सपीरियंस ऑफिसर्स हैं, जिनके होने से लियाम की आर्मी की स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन दोनों ही बढ़ जाएंगी। जब अमागी ने पूरा ब्रेकडाउन दिया तो लियाम को भी वहाँ पे एहसास हुआ कि आइडिया तो यहाँ पे बिल्कुल सॉलिड है, इसलिए वो डील के लिए तुरंत ही हाँ कर देता है। लेकिन गाइड तो साइड में खड़ा होकर के ये सारी बातों को सुन रहा होता है, एंड अभी तक उसके दिमाग के अंदर एक इविल प्लान भी आ चुका था। उसका प्लान यही होता है कुछ सुपर सिंसियर और लॉयल टाइप के लोग लियाम की टेरिटरी में सोल्जर बना करके भेज दिए जाएंगे, ताकि जब लियाम अपने इविल लॉर्ड की एक्टिंग करे तो वही लोग वहाँ पे उसकी मुखालफत करे और धीरे धीरे उसके किंगडम से उसी को वहाँ पे छीन लें। एंड इसी तरीके से अभी तक सारे किंगडम तो तबाह हुए हैं, जब अपने ही अपने के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ याशुशी अपने घर के अंदर हैंगओवर के साथ पड़ा हुआ होता है, सोचता हुआ मैं यहाँ तक कैसे ही गिर गया। तभी नियाज की अचानक से आवाज आती है एंड याशुशी तुरंत ही से वहाँ पे लौंडा बन जाता है। नियाज को उसके ऊपर थोड़ा पहले शक था, लेकिन जब वो देखती है कि लियाम इतना ज्यादा इम्प्रूव कर चुका है तो उसे भी ये चीज यकीन हो गई कि याशुशी सच में कोई मास्टर है। याशुशी के दिल के अंदर तुरंत ही बेल्स बजने लग जाती हैं। क्या ये यहाँ पे मेरा रोमांटिक चांस हो सकता है? लेकिन माइंड की तो कुछ और रोमांटिक चाल थी। नियाज को तो लियाम के बारे में सारी के सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, लेकिन उसने बात कुछ ऐसे ही अंदाज में की कि याशुशी को वहाँ पे फील हुआ कि वो उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही है। नियाज कहती है किसी आदमी का मूड कैसे हम लोग यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। याशुशी समझ जाता है कि वो उससे सेक्शन वाली टिप्स मांग रही है। अब याशुशी यहाँ पे सोच में पड़ जाता है अगर मैंने यहाँ पे अपने ख्याल को बोल दिया तो क्या ये मुझे यहाँ पे अजीब समझेगी। लेकिन जब नियाज पूरी सच्चाई और सारे इमोशंस के साथ बोलती है, याशुशी का सारा सब्र वहाँ पे जवाब दे देता है, एंड फिर वो शुरू हो जाता है अपने सबसे ज्यादा गंदे फैंटेसीज एंड शॉर्ट कोड को बताने के लिए। वहाँ पे कुछ सेकंड तक तो नियाज एकदम ही शांत हो जाती है। याशुशी अब मन में सोचता है अब तो बेटा मेरा पत्ता कट हो गया यहाँ पे। तभी नियाज शांति से वहाँ पे पूछती है स्टॉकिंग्स को भी पहन लूं? याशुशी का तो अब दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। हैं? अभी तक इसने मुझे अजीब नहीं समझा? वो कहता है हाँ स्टॉकिंग्स भी चलेंगी। नियाज कहती है बस थैंक यू, तुम्हारी सलाह के लिए दिल से शुक्रिया। कुछ देर के बाद नियाज सीधा वहाँ पे लियाम के कैसल के अंदर इंटर कर जाती है, बिल्कुल उसी आउटफिट में जिस पर कि याशुशी ने उसको वहाँ पे सजेस्ट किया था, अपने दिमाग में ये प्लान करते हुए कि वो लियाम को सेड्यूस करके अपनी सारी की सारी शिप्स उसे वहाँ पे बेच देगी। लियाम ठहरा पुराना मैनेजर, वो उसे देखते ही समझ जाता है यहाँ पे कुछ तो काला, ये कुछ न कुछ मुझे यहाँ पे चिपकाने के लिए आई है। नियाज कहती है कि उसने जो नया बैटलशिप मॉडल को तैयार किया है वो लियाम को वहाँ पे बेचना चाहती है। लियाम बिना कोई दिलचस्पी दिखाए फौरन वहाँ पे मना कर देता है। नियाज कहती है एक बार पिच तो प्लीज सुन लो तुम यहाँ पे। लियाम मुझे नहीं सुनना तो नहीं सुनना। लियाम कहता है मैंने इंपीरियर आर्मी के यूज किए हुए शिप्स यहाँ पे खरीद लिए हैं। नियाज वहाँ पे आंकड़ों को दिखा करके समझाने की कोशिश करती है अगर इतने ही अच्छे हैं तो तुम जा करके इंपीरियर आर्मी को भेज दो। नियाज बताती है वो तो मैंने ट्राई किया था लेकिन शोकेस के अंदर मैं हार गई। वो पूरी तरीके से डिस्परेट होकर के कहती है एक दो नहीं 200 शिप्स को ले लो, चाहे लोन के ऊपर ही ले लो, लेकिन खरीद तो लो तुम यहाँ पे। लियाम का ब्रेन PTSD ट्रेंड हो जाता है। स्टॉप, मुझे नए तरीके के डेक का नाम भी नहीं पसंद है। नियाज अब ये बात को सुन करके पूरी तरीके से पैनिक मोड के अंदर चली जाती है एंड सेक्शन मोड ऑन करते हुए वहाँ पे अपने सारे कपड़ों को उतारने लग जाती है। पर लियाम को तो वहाँ पे अपनी पास्ट लाइफ याद आने लग जाती है, जहाँ पर कि उसकी बीवी ने उसके बॉस को पूरी तरीके से सेड्यूस कर लिया था। वो ये भी जानता है कि नियाज वहाँ पे पैथेटिक नहीं है, लेकिन फिलहाल वो बहुत ही ज्यादा पागल लग रही है। उसको शांत कराने के लिए आधे मन से लियाम कह देता है अच्छा ठीक है कुछ शिप्स को मैं यहाँ पे खरीद लूंगा तुम्हारे कहने पर। वो अमागी से कहता है बजट के अंदर कुछ बचा है तुम मुझे यहाँ पे जल्दी बताओ। वो कहती है हाँ 300 से भी ज्यादा शिप्स को हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। नियाज का फेस वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोशनी के साथ चमक उठता है। वो प्रॉमिस करते हुए जाती है कि डिलीवरी तुरंत ही वहाँ पे शुरू हो जाएगी, लेकिन जाते वक्त अपने ही पैर में उलझ करके मुंह के बल गिर जाती है। लियाम ये चीज को मानता है कि वो वहाँ पे सुंदर है एंड उसकी शिप की डिजाइन भी टॉप नॉच है, लेकिन लड़की थोड़ी सी ट्रेन व्रैक है। कॉरिडोर में जा करके नियाज अपनी टीम से तुरंत ही वहाँ पे कहती है 300 से ज्यादा शिप्स को तैयार करो, क्लाइंट यहाँ पे मिल चुका है। क्या किसने खरीद लिया मैम हमारी शिप्स को यहाँ पे? नियाज मेरी फ्लॉलेस शाम का कमाल है यहाँ पे। एंड इस सारे ड्रामे के बीच रियाम थ्रोन रूम में आराम से लेटा होता है। अमागी उसके कान अच्छे तरीके से साफ कर रही होती है।